Hi everyone, very good evening to all of you and I welcome you all on YourPedia platform. So friends, जैसा कि आप सब जानते हैं कि YourPedia ने एक इनिशिएटिव लिया है सरल गेट सफल गेट 2025 के लिए, या इस 20 गेट 2025 को ध्यान में रखते हुए जिसका मेन जो एम है, जो मेन टारगेट है वो ये है कि जो पहले के टाइम का जो सिनेरियो था गेट को एक तरीके से हम अगर बात करें गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गेट में आपके नंबर जो आपके मार्क्स जो हैं वो 60 प्लस आने चाहिए, 70 प्लस आने चाहिए, देन यू विल गेट PSU. बट नाउ द सिनेरियो इज चेंज, टोटली चेंज. आप देखिएगा YourPedia के चैनल पे जाकर, यूट्यूब के ऊपर चैनल है YourPedia, आपको उसमें बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी इन विच आपको ये देखने को मिलेगा कि 35-40 मार्क्स में भी PSU कॉल करके बुला रही है. इट मीन्स अब आपके लिए थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा इजी हो गया है आपके लिए स्कोरिंग करना कि आप बस 40 नंबर लेकर आएगा. 40 to 45 मार्क्स अगर आप लेकर आ रहे हैं देन देयर आर मोर चांसेस यू विल गेट द PSU, राइट. तो बहुत सारी PSUs हैं जो आज के सिनेरियो के कोरस्पॉन्डिंग सिनेरियो जो है आज के टाइम का है, जिसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है मार्क्स की गेट में. तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि बस आपके 35 to 45 के बीच में जो है मार्क्स एक तरीके से आ जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए YourPedia ने एक इनिशिएटिव लिया है सरल गेट सफल गेट, दैट्स इट. और इसमें मेन एम जो है इस मॉड्यूल का, यू कैन से हमारा जो इसमें मेन एम रहेगा वो यही रहेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डर रहे हैं कि सर गेट नाम से ही डर लग जाता है, यार गेट है वो टेक्निकल पूछेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना डिटेल में पूछेगा क्या, क्योंकि गेट के लिए बहुत सारी बातें हैं जो हैं कि गेट जो है कॉन्सेप्ट को डीपली पूछता है, एक कॉन्सेप्ट में अच्छे से जाके पूछता है, दैट्स ऑल. ये बात सही है. बट क्या पूरा का पूरा पेपर ऐसा पूछता है? क्या 65 क्वेश्चंस आते हैं? क्या 65 के 65 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बहुत डिटेल में जाके पूछेंगे? ऐसा तो नहीं होता है ना. तो कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आप बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ से डीपली पूछा गया, लेकिन बाकी क्वेश्चंस तो आसान है ना, बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं. तो इसीलिए आपको जो है एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्टअप कर देगा. आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस जो है आपको मिलेगा अगर आप हमारे साथ 2-3 महीने तक बने रहेंगे. और ये जो बैच है ना, ये जो सीरीज मॉड्यूल जो चलाया है दैट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. यूट्यूब पे आपको डेली आपको जो एक तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी. बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है, दैट्स इट. और पढ़ना भी कितना है डेली? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, दैट्स इट. मैक्सिमम 3 आवर इज सफिशिएंट. जितना करवाया जाएगा क्लास में आप उतना पढ़िएगा. और यकीन मानिएगा, आई एश्योर यू, अगर आप हमारे साथ 3 महीने तक बने रहते हैं, यूट्यूब पे डेली क्लासेस आपको मिलेंगी. 3 महीने तक आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहते हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, दैट मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कंसिस्टेंटली छूटना नहीं चाहिए एक दिन भी, राइट. तो अगर आप कंसिस्टेंटली 3 महीने तक पढ़ रहे हैं, आई एश्योर यू आपके जो मार्क्स है ना गेट में 40 प्लस इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, वेरी इजीली, राइट. तो अब ये जो सरल गेट सफल गेट 2025 है, इसका मेन एम ही यही है कि बच्चों के जो मार्क्स है एक तरीके से 40 या 45 प्लस इसके अराउंड नंबर आ जाए. तो उसके लिए हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए है एक मॉड्यूल हमने बनाया है. तो इसमें करना है क्या है आपको, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. जैसे मैं जो माई सेल्फ जतिन सिंगला एंड आई एम योर सिविल मेंटर. मैं आपके कुछ ही सब्जेक्ट्स में डील करूँगा. जैसे सर्वेइंग में सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊँगा, एनवायरमेंट, हाइड्रोलॉजी, जो भी मेरे डोमेन के होंगे. बाकी और भी मेंटर्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव डोमेन के सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे, टीच करेंगे. आपका जो काम है वो ये रहेगा, एक तो हमारे साथ बने रहना आपने. सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, सेकंड पॉइंट जो आपको करना है ना वो है नोट्स आपको बनाने हैं. और नोट्स बनाने का तरीका, जो पैटर्न है वो किस तरीके से होगा उसको समझिएगा. जो हम क्लास में करवाएंगे, जो भी हम क्लास में कराएंगे आप उसको अच्छे से समझिएगा. पहले सुनिएगा आराम से, हमने क्या बोला है, किस तरीके से आपको वो पैटर्न को फॉलो करना है. जो भी मैंने आपको बताया है, जिस भी तरीके से हम यहाँ पे टीच करेंगे, तो जो हम बोल रहे हैं उस चीज़ को अच्छे से समझो, पहले अच्छे से एनालाइज समझो उसको. अभी हमने बोला क्या है, आपको माइंड में वो चीज़ फिट हो गई है, उसके बाद उसको लिखना शुरू करो. आपने लिखा है उस चीज़ को, रफली नोट्स बनाओ स्टार्टिंग में. मैं ये नहीं कह रहा कि स्टार्टिंग में आप अच्छे से नोट्स बनाओ, मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में रफली से नोट्स बनाना. और जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, साथ में आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ाया जाएगा, फिर क्वेश्चन भी सोल्व कराए जाएंगे. तो उसके बाद जब आपके क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे, आपने थोड़ा पढ़ भी लिया है,
रफली से नोट्स जो आपने बनाए थे समझ भी आ गया। अब आप अपने अच्छे नोट्स बनाना, अच्छे मतलब अच्छी राइटिंग से नोट्स बनाना, और वो जो नोट्स बनेंगे, जब आप वो नोट्स बनाओगे वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। और ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है, जिसने कभी भी नहीं पढ़ा कि सर्वे क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, 100 मार्क्स इसी मतलब नहीं पढ़ा यार। लेकिन अब मौका है आपके पास, जस्ट 3 मंथ्स माय डियर, 3 महीने में हम जो है मेहनत करेंगे और 3 महीने के अंदर जो है एक तरीके से अपने जो मार्क्स है सिक्योर कर सकते हैं 40 to 45 के अराउंड ईजिली यू कैन सिक्योर। बट आप लगे रहिएगा हमारे साथ, राइट। तो आज का जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो ये है, मैं सर्वे लेकर आया हूँ। सर्वे में ये पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, नो इशू दैट। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरे कंटेंट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्वेश्चंस भी होंगे उसके अंदर, कुछ क्वेश्चंस मैं सोल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होंगे। तो जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो तो मैं करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे, अगर आपको आंसर्स मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, आप कमेंट कीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आप इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दीजिएगा। आप हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे, क्या कमेंट के थ्रू जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप चैनल, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर गूगल फॉर्म का एक आपको लिंक मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को आप जब फिल करेंगे, आप डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सेम इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे। और जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, आपकी क्वेरीज, आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक, ये सब कुछ जो है एक तरीके से प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। जैसे आप जो भी हमें फीडबैक देंगे, जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, दैट ऑल वी सोल्व हियर, राइट। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, सर्वेइंग। सर्वेइंग की देखो वेटेज की अगर मैं बात करूँ ना, सर्वे गेट के अंदर जो सर्वे की वेटेज है ना माय डियर, तो सर्वे की जो वेटेज है गेट के अंदर, दैट इज ऑल अबाउट यू कैन से 5 + -1, दैट इज द वेटेज ऑफ द सर्वे। सर्वे में क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो वेटेज यही रहती है कि 5 नंबर का आ गया, कभी 6 नंबर का है, कभी 4 नंबर का, इसी के बीच में वेटेज इसकी रहती है। और यकीन मानिएगा सर्वे के क्वेश्चन आसान होते हैं, यकीन मानिएगा, दैट्स आई एम सेइंग, सर्वे के क्वेश्चन आसान होते हैं, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। और मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट 80 नंबर नहीं है। मैं फिर से थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। अगर आप पढ़ रहे हो और आपको थोड़ा सा लगे कि सर थोड़ी सी चीज़ें नहीं आ रही हैं समझ, आप उसको PYQs को एनालाइज कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा क्वेश्चंस को। और हमारा टारगेट 80 मार्क्स वाला नहीं है, हमारा टारगेट है सिर्फ 40 to 45 मार्क्स। तो ठीक है, अगर 1-2 सब्जेक्ट्स में आप वीक भी हो गए तो बाकी सब्जेक्ट्स तो है ना, इसलिए आप यू कैन सिक्योर 40 to 45 मार्क्स। तो उसी के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहला जो आपके पास है स्टूडेंट्स, सर्वे सब्जेक्ट है, इसमें करना क्या है आप सुनिएगा आराम से, बस बात काम की कर रहे हैं अब हम, बाकी बातें हो चुकी है, अब हम काम की बात करेंगे। अब सुनिएगा, बस आराम से सुनना है, सिर्फ सुनिएगा। 10 से 15 मिनट दे दीजिएगा, बस 15 मिनट, ज़्यादा नहीं लूँगा, 15 मिनट दे दीजिएगा। 15 मिनट सुन लीजिएगा आराम से, सुनने के बाद पॉज कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे, सो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले सुनो आराम से, राइट। सुनो, उसके बाद लिख लेना जो भी आपने लिखना है अभी, क्योंकि वीडियो आपके पास आप पॉज कर करके लिख सकते हैं, लेकिन आप सुनो आराम से। नाउ सर्वे के अंदर हमें करना क्या है, सर्वे के अंदर हम करते गए, सर्वे इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट्स, दैट्स इट। सर्वे में जितने भी नंबर का क्वेश्चन आया है गेट के अंदर, वो आपसे मेजरमेंट करवा रहा है। वो आपसे बस ये बोला कि भाई हमें बताओ डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, हमें बताओ एलिवेशन कैसे मेजर करेंगे, हमें बताओ एंगल कैसे मेजर करेंगे, दैट्स ऑल। सर्विंग इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट। हमें यहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट ही करनी है और कुछ नहीं करना है। सर्विंग इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट, राइट। सर्विंग इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट, इसमें मेजरमेंट ही करेंगे। किसकी मेजरमेंट करोगे? मेजरमेंट करोगे अर्थ के फीचर्स की। अर्थ के ऊपर जो फीचर्स हैं, अर्थ के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, उनकी मेजर करोगे। अब पॉइंट्स बोले तो सर क्या है, फीचर्स बोले तो सर क्या है। फीचर्स देखो 2 टाइप के होते हैं, या तो नेचुरल फीचर्स होंगे या आर्टिफिशियल फीचर्स होंगे, दोनों हो सकते हैं। नेचुरल फीचर्स लाइक आप देख रहे हो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में हिल्स हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में लेक है, पोंड वहाँ पर है, यू कैन से नेचुरल फीचर्स की बात हो रही है। किसी पर्टिकुलर एरिया में वेजिटेशन कवर है, वेजिटेशंस है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, दीज ऑल आर द नेचुरल फीचर्स। और इन्हीं फीचर्स को आप एक तरीके से पॉइंट्स बोल देते हैं। लाइक आपने बोला कि एक हिल बनी हुई है, मैंने उसको एक पॉइंट बोल दिया, लाइक एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, दैट इज अ पॉइंट ए, और मैंने उसी हिल पे दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, पॉइंट बी, बस मैंने नाम दे दिया जस्ट पॉइंट ए। तो उन फीचर्स की मुझे क्या करनी है, मेजरमेंट्स लेनी है। उन फीचर्स की मुझे मेजरमेंट्स लेनी है। आर्टिफिशियल फीचर्स लाइक कोई बिल्डिंग्स है, आपने बिल्डिंग्स बनाई है, आपने फ्लाई ओवर्स बनाए हैं, आपने रोड्स बनाए हैं, आपने कैनाल्स बनाई हैं, दिस ऑल आर द आर्टिफिशियल फीचर्स, मैन मेड फीचर्स जो हमने बनाए हैं।
दीज आर द मैन मेड फीचर्स। तो फीचर्स किसी पर्टिकुलर एरिया में स्टूडेंट्स नेचुरल भी होंगे और आर्टिफिशियल भी होंगे, और उन्हीं फीचर्स की क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट्स करने वाले हैं। सर्वे में क्या करना है, मेजरमेंट्स करने हैं, किसकी, फीचर्स की, बस दैट्स इट सर्वे, इतना ही है सर्वे और कुछ नहीं है। सर्वे में मेजरमेंट करनी है किसकी, अर्थ के फीचर्स की। फीचर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स के बारे में। देखिएगा, ये मान लीजिएगा एक पर्टिकुलर टेरेन है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, और इस पर्टिकुलर एरिया में माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर एरिया में आप देखिएगा, मैंने क्या बोला कि इस जगह पे मान लीजिए माउंटेन्स है, इस जगह पे मान लीजिए लेक बनी हुई है, इस जगह पे मान लीजिए कोई वेजिटेशन प्लांट्स हैं, यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, एक रोड यहाँ पर गया हुआ है, यहाँ से कोई रोड है। दीज आर द फीचर्स, नेचुरल भी बना दिए और आर्टिफिशियल फीचर्स भी बना दिए। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने ए पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया, बी पॉइंट यहाँ बोल दिया, डी पॉइंट यहाँ बोल दिया, सी पॉइंट यहाँ बोल दिया, ई एफ नाम दे दिए बस। अब हमें करना क्या है, ये फीचर्स है। अब इन फीचर्स की आप इंफॉर्मेशन निकालोगे। द फीचर्स के बारे में आप पता लगा रहे हैं, इस एरिया पे कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट है। मैंने पहले बोला था, बस 15 मिनट सुन लीजिएगा, 15 से 20 मिनट मेरे को दे दीजिएगा, और आई एश्योर यू 15 से 20 मिनट जो आपने मेरे को दोगे ना, गेट में 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे आपके। 2 मार्क्स कंफर्म है गेट के अंदर, अगर आप मेरे को 15 से 20 मिनट देते हो। आराम से सुन लीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे अर्थ के ऊपर ये फीचर्स प्रेजेंट होंगे। अर्थ फीचर्स कोई भी हो सकते हैं, देखो नेचुरल भी बनाए हैं, आर्टिफिशियल भी बनाए हैं, ये फीचर्स प्रेजेंट है। अब हम इन फीचर्स की ना इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन का मतलब है हम जाके पता लगाएंगे यार यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर एरिया में क्यों करना है पता, क्यों लगाना है कि वहाँ पे हिल प्रेजेंट है, उस एरिया में लेक प्रेजेंट है, वहाँ पे रिवर प्रेजेंट है, यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, क्यों पता लगाना है, क्योंकि भाई मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, मुझे क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। मुझे लेट अस सपोज कि इस पर्टिकुलर एरिया में कोई टाउन प्लानिंग करनी है, कोई सिटी की प्लानिंग करनी है, और जब सिटी की प्लानिंग की जाएगी तो पहले आपके पास उस सिटी की टोपोग्राफी होनी चाहिए, उस सिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस सिटी में नेचुरली चीज़ें क्या क्या अवेलेबल है, आर्टिफिशियली चीज़ें क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से फीचर्स अभी उसके पास अवेलेबल हैं, और उन फीचर्स का हम एज अ यूज भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर लेक बनी हुई है, अगर यहाँ लेक बनी हुई है और मैं यहाँ पे सिटी की कोई प्लानिंग कर रहा हूँ, तो आई कैन यूज दैट लेक बाई एक नेचुरल, आप ये बोल सकते हैं इस लेक को हम यूज कर लेते हैं एज अ टूरिस्ट प्लेस। उसी तरीके से प्लानिंग करेंगे। यहाँ पर हिल्स बने हुए हैं, हम देखेंगे यहाँ पे वेजिटेशंस वगैरह, प्लांट्स वगैरह है, फॉरेस्ट टाइप एरिया है, कितना कटिंग करना है, कितना डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन भी करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को, सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के तो प्लानिंग की जाएगी। तो जब ये प्लानिंग की बात आती है तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए सिटी की। नॉलेज का मतलब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट है हमारे उस पर्टिकुलर एरिया में। तो उन फीचर्स का पता लगाने के लिए आप मेजरमेंट्स करते हैं। क्यों करते हैं मेजरमेंट्स, कैसे पता लगेगा मेजरमेंट से, आई विल टेल यू, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं ना फीचर्स की, इसको बोलते हैं टोपोग्राफी, कि आप उस एरिया की टोपोग्राफी को फाइंड आउट कर रहे हैं। उस एरिया की टोपोग्राफी कैसी है, आप उस एरिया की टोपोग्राफी निकाल रहे हैं। तो टोपोग्राफी एक क्वेश्चन आया सर्वे के अंदर, 1 मार्क्स क्वेश्चन। अगर आप किसी पर्टिकुलर टेरेन की, आप नेचुरल फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगा रहे हैं, आप वहाँ की आर्टिफिशियल फीचर्स के बारे में पता लगा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द टोपोग्राफिकल सर्वे। इसको क्या बोलेंगे, टोपोग्राफिकल सर्वे, कि हम उस एरिया की टोपोग्राफी कैसी है वो पता लगा रहे हैं। और उस एरिया की टोपोग्राफी पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ प्लानिंग की बात की जाएगी, तभी तो प्लानिंग कर सकेंगे। तो जब टोपोग्राफी पता लगेगी, तो अब आपका काम क्या है, आपका काम है इस एरिया की टोपोग्राफी का पता लगाना। अब बार बार तो जाने से बार बार जा रहे हो, पता लगा रहे हो, अच्छा इतने एरिया में ये है, इतने एरिया में ये है, इतने एरिया में ये है, बार बार नहीं जाना है। बार बार जाओगे तो सिस्टमेटिक वर्क नहीं होता है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, बार बार जाने का, आने जाने का खर्चा भी ज़्यादा होगा। काम को आसान किया। काम को आसान कैसे किया, हमने क्या किया, हमने इस पूरे एरिया को पेपर के ऊपर प्लॉट कर दिया। काम आसान किया हमने पूरे एरिया को पेपर के ऊपर प्लॉट कर दिया। तो जब हम इस पूरे एरिया को पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे, जब हम इस पूरे एरिया को पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे, तो हमने क्या बनाया, एक प्लान और एक मैप बनाया है। उसको प्लान बोल देते हैं, मैप बोल देते हैं, दैट कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस है, बट आई विल टेल यू लेटर ऑन। पूरे एरिया को पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो एक प्लान और एक मैप आपका क्या है, आप यहाँ पर ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हो पेपर के ऊपर, दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग द ग्राउंड ऑन द पेपर, ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब जैसे आपके पास पेपर आएगा, उस पेपर पे आप देख पा रहे, जैसे मान लो ये पेपर है, पेपर पे आपने सारी बाउंड्रीज ये सब कुछ बना दिया है। अब जब आपने ये चीज़ बनाई,
आप पेपर पे बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे आप बता दे रहे हो इस जगह पे हिल्स है, इस जगह पे वेजिटेशन कवर है, इस जगह पे लेक है, लेक की ये बाउंड्रीज हैं, यहाँ पर रोड्स हैं। आप इजीली बैठे बैठे वहाँ पे, फिर आप एक तरीके से काम आसान हो गया ना आपका, जाने से बच गए। तो हमारा जो एम रहता है बच्चे सर्वे में, वो ये रहता है कि हमें पूरे एरिया को पेपर पे प्लॉट करना है, दैट्स इट। अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे पेपर, ये तो समझ आ गया ना हमें कि पेपर बनाना है, पूरे ग्राउंड को पेपर के ऊपर प्लॉट करना है, बट कैसे करोगे? तो पेपर पे प्लॉट करने के लिए माय डियर, जब आप पेपर पे प्लॉट करने की बात करते हैं ना, तो उसके लिए आपको मेजरमेंट्स करनी पड़ेगी। अब मेजरमेंट्स कैसे हमारी हेल्प करेगी पेपर पे प्लॉटिंग करने के लिए, उसका देखिएगा, समझिएगा। मान लो कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया ए पॉइंट, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया बी पॉइंट, और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे सी पॉइंट। तो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट और ये डी पॉइंट और ये सी पॉइंट है। अब हम करेंगे क्या, मैंने बस नाम दे दिया ए पॉइंट, मैं ए की बी से डिस्टेंस मेजर करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं ए की बी से डिस्टेंस मेजर करूंगा, मैं ए की डी से डिस्टेंस मेजर करूंगा, मैं बी की सी से डिस्टेंस मेजर करूंगा, मैं डी की सी से डिस्टेंस मेजर करूंगा। तो जब मैं बी की सी से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, जब मैं ए की सी से डिस्टेंस मेजर करूंगा, तभी तो मैं उन पॉइंट्स को प्लॉट कर पाऊंगा पेपर के ऊपर। कि अगर मुझे पेपर पे मान लो ये पॉइंट प्लॉट करना हो, मान लो मुझे पेपर पे कोई ए पॉइंट प्लॉट करना है, अरे बी, या सपोज दैट बी पॉइंट प्लॉट करना, ये ए पॉइंट है, मुझे बी पॉइंट प्लॉट करना हो, तो बी पॉइंट प्लॉट करने के लिए मैंने ए से बी की डिस्टेंस मेजर की हुई है, मैंने सी से भी इसकी डिस्टेंस मेजर की हुई है। तो मैं वेरी इजली इन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकता हूँ पेपर के ऊपर, और जब एक एक करके सारे पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे, मेरा पूरा का पूरा ग्राउंड पेपर पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये काम करना बस इतना सा। और जब यहाँ पर आप प्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको ये मेजरमेंट्स लेनी पड़ेगी, आपको मेजर करना पड़ेगा ए बी की डिस्टेंस कितनी है, बी से सी की डिस्टेंस कितनी है। और सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं मेजर करनी, आपको एंगल्स भी मेजर करने पड़ेंगे कि एंगुलर मेजरमेंट्स, ए बी लाइन ए डी से कितना एंगल बना रही है, ये भी हम बात करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर बात किसकी करेंगे, मेजरमेंट की बात करेंगे। किसकी मेजरमेंट हो रही है, अर्थ के फीचर्स की मेजरमेंट हो रही है, नेचुरल और आर्टिफिशियल कुछ भी हो सकते हैं। और जब हम यहाँ पे मेजरमेंट की बात कर रहे हैं माय डियर, तो क्या मेजर कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या क्या मेजर करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे। अभी बताया मैंने, ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस मेजर करेंगे, और साथ में एंगल्स की भी मेजर करेंगे, एंगुलर मेजरमेंट्स भी किया जाएगा, एंगुलर मेजरमेंट्स भी करेंगे। और इतना ही नहीं, हम सर्वे में हिल पे कोई टॉप मोस्ट पॉइंट है, कोई हिल है, माउंटेन एरिया है, वहाँ पे कोई टॉप पे मंदिर है, टेम्पल है, उस टेम्पल की हाइट सरफेस से कितनी है, उस टेम्पल की हाइट हमारे मीन सी लेवल से कितनी है, वो भी हम बताएंगे। एलिवेशन भी हम मेजर करेंगे। यहाँ पर कोई टावर है, उस टावर की हाइट कितनी है वो बताना है हमें। तो वी आर सर्वेयर, हमारा काम है, हम बताएंगे उस चीज़ को भी। और ये पूछता भी है गेट के अंदर, ये पूछता भी है गेट के अंदर कि बताओ भाई इसकी हाइट कितनी है, उसका आरएल बताओ, टावर के फुट ऑफ टावर का आरएल बताओ, वो डिस्कस करेंगे, बताएंगे, राइट। तो डिस्टेंस मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, एलिवेशंस, ये हमारा काम है मेजरमेंट करने का। तो सर्वेइंग इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि सर्वे में सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट करने वाले हैं। अब मेजरमेंट क्या क्या हो रही है, डिस्टेंस, एंगुलर और एलिवेशन। अब ये बताइएगा, मेजरमेंट करने के लिए टूल्स चाहिए होंगे, यस और नो? मेजरमेंट्स करने के लिए टूल्स चाहिए होंगे। टूल्स कौन कौन से, ये काम, ये तो पॉइंट है कि टूल्स कौन कौन से चाहिए होंगे। आपने नाम सुने हुए हैं, मैं कोई नया नाम नहीं लूंगा। चेन सुना हुआ है, टेप आपने नाम सुना हुआ है, टेक्योमीटर आपने नाम सुना हुआ है। आप ये जो चेन और टेप है, इसका यूज करते हो डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, राइट। तो चेन और टेप का यूज करते हो डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, डिस्टेंस मेजर की जाती है यहाँ पे। और टेक्योमीटर का आप यूज करते हो डिस्टेंस भी और एलिवेशन भी। टेक्योमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है माय डियर, और टेक्योमीटर से आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट करते हो एज वेल एज आप एलिवेशन भी मेजर कर लेते हो। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द टेक्योमीटर कि अलोंग द यू कैन से कि डिस्टेंस मेजरमेंट के साथ साथ आप एलिवेशन भी मेजर कर पा रहे हैं। दिस इज एडवांटेज ऑफ द टेक्योमीटर, राइट। आप एंगल्स भी मेजर करेंगे डियर। कंपास आप यूज करते हैं एंगल्स मेजर करने के लिए, एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए। थियोडोलाइट, सबने नाम सुना हुआ थियोडोलाइट का, तो थियोडोलाइट भी यूज किया जाता है एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए। एंगल्स वगैरह की मेजरमेंट अपने को करनी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गेट का फेवरेट टॉपिक हो गया है, हर साल यहाँ से आप क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया है, दैट इज द फोटोग्रामेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू। फोटोग्रामेट्री क्या है, मैं पूरा डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा फोटोग्रामेट्री के कैसे क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, वो सब आपको बताया जाएगा जब फोटोग्रामेट्री टॉपिक होगा। क्या करते हैं वो वहीं पे बताया जाएगा, राइट। तो एक फोटोग्रामेट्री भी इसमें रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको टूल्स बताए हैं कि कौन कौन से टूल्स हमारे पास हैं। तो इन टूल्स का हम एक तरीके से यूज़ करने वाले हैं। इन टूल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इन्हीं टूल्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन कौन से टूल्स है ना। सर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट भूल गए आप लिखना। सर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट भी तो होता है, एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट भी होता है।
ये जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लेवल्स मेजर करते हैं ना, हाइट मेजर करेंगे, डिस्कस करेंगे दैट ऑल्सो। तो समझ आए कहानी, समझ आई आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सर्वे में हमारा मेन काम क्या है, मेजरमेंट्स किसकी, अर्थ के फीचर्स की, फीचर्स बोल दो, पॉइंट्स बोल दो। ये पॉइंट्स कहाँ हो सकते हैं, क्या ये पॉइंट सारे के सारे सरफेस के ऊपर होंगे, कोई जरूरी थोड़ी है, इस सरफेस के नीचे भी तो हो सकता है, कोई सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, जैसे माउंटेनियस टेम्पल अभी एग्जांपल दिया था। That point can be present anywhere, that can be present on the surface, above the surface, below the surface of the earth, right? तो हमारा काम है मेजरमेंट किनकी, इन पॉइंट्स की। कोई पॉइंट्स ऊपर है, कोई पॉइंट्स नीचे है, मेजर करो भाई कितना है, डिस्टेंस मेजर करेंगे, बताएंगे कैसे मेजर करते हैं। तो इन्हीं की मेजरमेंट्स अपने को करनी। दैट पॉइंट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर ऑन, अबव और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। और मेजरमेंट्स कैसे करेंगे, या तो डायरेक्टली डिस्टेंस मेजर कर लो, डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो, इंस्ट्रूमेंट है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, इनडायरेक्टली डिस्टेंस मेजर कर लो। तो या तो डायरेक्ट मेजरमेंट कर देंगे, नहीं तो इनडायरेक्टली डिस्टेंस मेजर कर देंगे, या इनडायरेक्टली भी मेजरमेंट होगी, डिस्टेंस भी एंगुलर भी, दैट वी कैन मेजर। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम इन पॉइंट्स की मेजरमेंट्स करेंगे, एंड मेजरमेंट्स कैन बी डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स। बात समझ आ गई, इतनी सी मेजरमेंट्स करने वाले हैं, बस इतनी सी बात है। अब सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैंने क्या बोला था आपको कि बस 15 मिनट सुन लीजिएगा, आपने 15 मिनट सुना मेरी बातों को, तो थैंक यू फ्रॉम दी हार्ट। और यहाँ से आपको कुछ चीज़ें बेसिक आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि भाई सर्वे में क्या करने वाले हैं, बस इतनी सी बात है। क्योंकि हमारा जो एम है ना बस वही है, सरल गेट सफल गेट की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस जो बताया जाएगा आप उतना सा पढ़िएगा, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर सिक्योरिंग द 40 to 45 मार्क्स। सारे सब्जेक्ट्स अगर हम कवर कर लेंगे तो एक एक करके पढ़ते रहते हैं। लाइक अब देखो, अब जब आप पूरे ग्राउंड को पेपर पे रिप्रेजेंट करोगे, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ग्राउंड पे ए और बी की डिस्टेंस तो सर मीटर्स में आएंगी, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। सर ए और सी की डिस्टेंस तो ज़्यादा आएगी, 200 मीटर, 300 मीटर। सर पेपर तो हमारा लिमिटेड बाउंड्रीज का होता है, तो सर कैसे उन पॉइंट्स को यहाँ पर बताया जाएगा। तो वी नीड अ टेक्निक, वी यूज सम टेक्निक जिसकी हेल्प से आप पूरे ग्राउंड को पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। दैट टेक्निक इज नोन एज अ स्केल। उस टेक्निक को क्या नाम दिया है, स्केल नाम दिया है। दैट टेक्निक is termed as the scale, वो हमारा स्केल होता है माय डियर। दिस टेक्निक इज नोन एज द स्केल, दिस टेक्निक इज टर्म्ड एज द स्केल। स्केल को कैसे डिफाइन करते हैं, स्केल इज डिफाइंड एज द मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, ऐसे स्केल को डिफाइन किया जाता है। स्केल इज डिफाइंड एज द मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, दिस इज द स्केल, राइट। मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे स्केल को, मैंने डिफाइन किया ना, रिप्रेजेंटेशन समझिएगा इसको 3 तरीके से। देयर आर 3 वेज टू रिप्रेजेंट द स्केल। पहला है इंजीनियरिंग फॉर्म, जिसको स्टेटमेंट फॉर्म भी बोल देते हैं, दूसरा रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज द ग्राफिकल फॉर्म। एंड अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना इसकी इंजीनियरिंग फॉर्म की, एक स्टेटमेंट फॉर्म की, तो जब हम पेपर बनाएंगे, जब हम पेपर काम करेंगे ग्राउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे। पेपर होगा, पेपर के बॉटम पे एक लाइन लिख देंगे, एक स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज, बस एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन द ग्राउंड। 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन द ग्राउंड। इट मीन्स जो ग्राउंड पे 10 मीटर डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है, पेपर पे 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जो ग्राउंड पे 10 मीटर डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है, पेपर पे 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन द ग्राउंड। अगर आप स्केल को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बता दे रहे हैं, दैट मीन्स यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस स्केल इन स्टेटमेंट फॉर्म और इंजीनियरिंग फॉर्म। इसी को तो बोलते हैं कि आपने स्केल को रिप्रेजेंट कर दिया इंजीनियरिंग फॉर्म के अंदर। बात समझ आ रही है। सेकंड पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन कि हम यहाँ पर ना स्केल को रेशो में बताते हैं, स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं रेशो में। और यकीन मानिएगा ये जो स्केल है ना, रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, इट्स द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द स्केल। इट्स द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द स्केल। व्हाई, आई विल टेल यू। देखिएगा तो ये बेस्ट वे कैसे है, हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन करने का। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन में क्या करते हैं, रेशियो की टर्म में बताएंगे। तीसरा स्केल ग्राफिकल स्केल होता है। तो अभी मैं रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल स्केल है, मेरे पास 1 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड पे 10 मीटर, पेपर पे 1 सेंटीमीटर, एक स्केल मैंने बनाया है। तो ये जो स्केल है मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, इसको यूनिट लेस बना दो। ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे मीटर है, मीटर को जरा यूनिट लेस बनाना। और जब तुम मीटर को यूनिट लेस बनाओगे, मीटर को जब यूनिट लेस बनाओगे तो मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1000 हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, द आंसर विल बी 1:1000। और ये जो आंसर 1:1000 आया, दिस इज द स्केल। और ये जो स्केल आपने बताया 1:1000, ये RF की फॉर्म में बताया है आपने।
ये जो स्केल आपने बताया ये किस में बताया, आरएफ की फॉर्म में बताया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। तो ये इस तरीके से बताते हैं। और ये जो स्केल है हमारा, जो रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन है, बेस्ट वे इसलिए होता है क्योंकि ये स्केल आपके पास सेंटीमीटर मीटर में गिवन है। अब आप इस स्केल को ना कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी यूनिट के अंदर। आप मान लो इसको mm और मीटर में बनाना चाहो, बना दो। 1 mm 1000 mm, और 1000 mm को क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। तो आपका स्केल बन गया 1 mm बाय 1 मीटर। आप इसको सेंटीमीटर किलोमीटर में बना सकते हो, यू कैन इजिली, वेरी इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने स्केल की यूनिट्स को भी चूज कर सकते हो। इसलिए हमने बोला है कि अगर आपने अपने स्केल को 1:1000 मतलब इस रेशियो की फॉर्म में लिखा है, आप इसको किसी भी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द स्केल। वन मोर एडवांटेज इज दिस, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग योर स्केल, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कहीं पर भी और मुझे स्केल से मल्टीप्लाई करना है, मुझे स्केल से डिवाइड ही करना है, जस्ट एज्यूमिंग दैट आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, आई टेल यू कैलकुलेशन भी कहूँगी, आई टेल यू। आप मान लो कैलकुलेशन कर रहे हैं और आप स्केल्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास ये वाला स्केल है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, इसको यूनिट लेस बनाना पड़ेगा। मीटर यूनिट कैंसिल करनी पड़ेगी, कोई और यूनिट में होगा उसको फिर कैंसिल आउट करना पड़ेगा। दैट विल टेक द लॉट ऑफ टाइम, यू कैन से। बट ठीक है, लॉट ऑफ टाइम नहीं लगेगा सर, कम टाइम लगेगा, बट टाइम तो लगेगा ना। कैलकुलेशन तो तुम्हारी इंक्रीज हो गई। हम क्या चाह रहे हैं, काम आसान हो। हम ये तो चाह रहे हैं काम आसान हो, इसीलिए हम इसको यूनिट लेस बना देते हैं। जैसे हमने यूनिट लेस बनाया ना, तो क्वेश्चन जो है हमारा इजीली सोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बस मल्टीप्लाई करना 1:1000 से, यूनिट का कोई पंगा नहीं। और याद रखिएगा, यूनिट की बात आई है ना, गेट में यूनिट का ध्यान रखा जाता है। गेट में क्वेश्चन आसान होगा बट यूनिट चेंज कर देगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा हमेशा। तो गेट के जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, आपका आंसर मिल जाएगा और आपको ऑप्शन ए ही दिखेगा। घर आके देखोगे, बाद में देखोगे यार यूनिट चेंज करना मैं भूल गया, जिसकी वजह से ऑप्शन सी आना था और मैं ऑप्शन ए को क्लिक करके आ गया। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो यूनिट में गलतियाँ ना हो, इसलिए यहाँ पे हम पहले इसको यूनिट लेस बना देते हैं, इसलिए हम इजीली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, हमारा आंसर भी एक तरीके से जो है आप बोल सकते हैं कि अब यूनिट की वजह से गलत नहीं होगा, राइट। एक तीसरा फॉर्म होता है ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल हम यूज करते हैं जनरली पेपर के ऊपर स्केल बना देते हैं। पेपर के ऊपर एक स्केल बना देंगे, एग्जैक्टली एक स्केल बनाएंगे जिसमें डिविजन्स लिखे जाएंगे। जैसे 15 सेंटीमीटर वाला आपका स्केल होता है ना, कुछ सिमिलर टाइप का एक स्केल बना देते हैं, एक लाइन बनाएंगे, उस पर डिविजन्स बना देते हैं, ग्राफिकल स्केल। एडवांटेज होता है, एडवांटेज ये रहता है, इसका मैं एडवांटेज बता देता हूँ कि अगर आपका मैप श्रिंक हुआ है या आपका मैप प्लान जो भी बोलो आप एक्सटेंड हो गया है, तो आपका स्केल भी सेम रेशियो में श्रिंक और एक्सटेंड हो जाता है। दैट इज एडवांटेज। अब कैसे यूज होता है वो मैटर नहीं है, नहीं मैंने पहले बोला था आपको डिटेल में नहीं कराया जाएगा, आपको बस उतना ही कराया जाएगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो बाकी ये सब चीज़ें ना जेई वगैरह के अंदर पूछता है। हमारा गेट का एम है सरल गेट, सफल गेट, उसी के हिसाब से अपने को पढ़ना है, राइट। तो बाकी देखते हैं। अब यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन है, उसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन हमारी हेल्प करता है स्केल के लार्जर और स्मॉलर में भी, वो भी हम बता देते हैं। रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन जो है एक तरीके से बेस्ट माना जाता है। अब इसमें करते क्या है, कैसे इसको बेस्ट मानते हैं उसको समझिएगा। जब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन की, तो यहाँ पर हम स्केल को रेशियो में बताते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक स्केल है, लेट एस से हम डिनोट करते हैं स्केल, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो आपके पास एक स्केल है 1 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर। अभी मैंने इसका मतलब बताया कि 1 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर लिख रहे हो, तो 10 मीटर ग्राउंड डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर मतलब मैप डिस्टेंस है। तो ग्राउंड पे 10 मीटर, पेपर पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय 1 सेंटीमीटर। इसको आरएफ की फॉर्म में लिखना है। आरएफ की फॉर्म के लिखने का मतलब रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसको यूनिट लेस बना दीजिएगा। यूनिट लेस बनाने का मतलब ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर बना दो और कैंसिल कर दो। जब मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे तो नीचे आप क्या लगा दोगे, 2 एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर दोगे, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो स्केल निकल कर आया है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। ये क्या हो जाएगा, आपका रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन हो जाएगा, राइट। अब इस पे क्वेश्चन एक बन जाता है, क्वेश्चन ये बन जाता है, आपको 2 स्केल दे देगा, बोल देगा कौन सा स्केल लार्जर है, कौन सा स्केल स्मॉलर है। तो आप यहाँ से बताओगे जिस स्केल की आरएफ वैल्यू ज़्यादा आएगी वो लार्जर स्केल होगा, जिस स्केल की आरएफ वैल्यू कम आएगी वो स्मॉलर स्केल होगा। जैसे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2, यू हैव अ स्केल 1, और स्केल 1 जो है हमारे पास है वो ये है 1 सेंटीमीटर रेशो 5000 किलोमीटर। सेकेंड स्केल इज स्केल 2, 1 सेंटीमीटर रेशो 500 किलोमीटर, या किलोमीटर ना लिख करके आप इसको यहाँ पर लिख सकते डेकामीटर। डेथ का यहाँ पे आप मीटर ही लिख दो, चलो
500 मीटर, 1 सेंटीमीटर 5000 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू रेशो 500 मीटर। मतलब वही है कि 5000 किलोमीटर ग्राउंड पे, पेपर पे 1 सेंटीमीटर, 500 मीटर ग्राउंड पे, पेपर पे 1 सेंटीमीटर। स्केल इसको बताना है कि कौन सा स्केल लार्जर है, कौन सा स्केल स्मॉलर है। कैसे बताओगे? आरएफ वैल्यू, इसकी आरएफ वैल्यू निकालो, इसकी आरएफ वैल्यू निकालो। आरएफ वैल्यू कैसे निकालेंगे? यूनिट लेस बना देंगे। यूनिट लेस कैसे बनाया जाएगा? यूनिट लेस कैसे बनाओगे? देखो 1 सेंटीमीटर ऊपर लिखा है, नीचे क्या लिखा आपने? 5000 किलोमीटर है ये। इस किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, तो मल्टीप्लाई 1000। अब ये आंसर मीटर में आया 1 सेंटीमीटर बाय मीटर। इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, फिर से 100 से सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर मैं इसका आरएफ लिखूंगा, स्केल 2 का आरएफ लिखूंगा 1:500 मल्टीप्लाई मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो ये इसका आरएफ आ जाएगा, राइट। अब ये जो आरएफ आपको मिला है, अब ये बताओ दोनों में किसका आरएफ ज्यादा आ रहा है? RF1 या RF2? RF देखो 1/∞ 0 होता है, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। RF1 की वैल्यू कम है, RF2 की वैल्यू ज्यादा है। क्योंकि RF2 की वैल्यू ज्यादा है, ये RF2 है आपका स्केल 2, RF2 की वैल्यू RF1 से ज्यादा है, इट मीन्स स्केल 2 आपका लार्जर है स्केल 1 से। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आया कि इनमें से कौन सा स्केल लार्जर है, कौन सा स्केल स्मॉलर है, आई होप कि आप आंसर दे सकते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तीसरा ग्राफिकल फॉर्म होता है। ग्राफिकल स्केल आप याद रखिएगा, बस पेपर के ऊपर ही स्केल को बनाया जाता है। ग्राफिकल स्केल वो होता है पेपर के ऊपर हम स्केल बनाते हैं। इंजीनियरिंग फॉर्म में तो लाइन लिखी थी, स्टेटमेंट लिखी थी, यहाँ पर आरएफ की फॉर्म में इसको यूनिट लेस बनाते हैं। ये बेस्ट वे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, आप इसको किसी भी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आपके पास सेंटीमीटर किलोमीटर में है, सेंटीमीटर मीटर में है, आप इसको mm मीटर में बना सकते हैं, mm किलोमीटर में बना सकते हैं, किसी भी यूनिट में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेरी इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसलिए बेस्ट वे बोला था। और जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे स्केल को, हमेशा आरएफ की फॉर्म में लिखना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अदरवाइज आप यूनिट के साथ लिखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आपको यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए बेटर यही है कि आप क्या करो, आरएफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। एक ग्राफिकल फॉर्म भी होता है रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन ये हमारा कोई काम का नहीं है, अभी बस नाम याद रखना, ग्राफिकल स्केल नाम की एक चीज होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम एक बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्केल की, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट स्केल इज द श्रिंकेज और एक्सटेंडेड स्केल, दैट वेरी इंपॉर्टेंट स्केल। तो नेक्स्ट स्केल जो है हमारे पास है श्रंक स्लैश एक्सटेंडेड स्केल, श्रंक स्लैश एक्सटेंडेड स्केल, श्रंक स्लैश एक्सटेंडेड स्केल। इसमें हम बात करते हैं श्रंक स्लैश एक्सटेंडेड स्केल की। अब ये क्वेश्चन क्या है, श्रंक स्केल का क्या मतलब है, एक्सटेंडेड स्केल का क्या मतलब है? जब आपका प्लान या जब आपका मैप, जो आपका पेपर वर्क, जो आपने पेपर बनाया है, वो श्रिंक हो गया है, छोटा हो गया है, या वो एक्सटेंड हो गया ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशन, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। आपने 5 साल पहले जो प्लान बनाया था, 5 साल के बाद वो प्लान में श्रिंकेज भी हो सकती है, एक्सटेंडेशन भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्योंकि हर एक मटेरियल का अपना एक अल्फा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से मटेरियल आपका श्रिंक भी कर जाता है और एक्सपेंड भी कर सकता है। तो जब आपका मटेरियल, जब आपका पेपर श्रिंक कर गया है तो श्रिंकेज स्केल यूज करेंगे। जब आपका मटेरियल एक्सटेंड कर जाएगा, आपका पेपर प्लान एक्सटेंड कर जाएगा, तो एक्सटेंडेड स्केल उस केस में यूज किया जाएगा। अब कैसे यूज करते हैं, कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले मान लो मैं श्रिंकेज स्केल की बात कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, श्रिंकेज फैक्टर निकालोगे। ये स्टेप नंबर 1 है, 2 ही स्टेप है इसके अंदर। तो स्टेप नंबर 1 जो है आप निकालोगे, इसमें सबसे पहले श्रिंकेज फैक्टर। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, श्रिंकेज फैक्टर यहाँ पे निकाला जाएगा, S.F से हम यहाँ पे डिफाइन करें, श्रिंकेज फैक्टर आप यहाँ पे निकालोगे। और जब आप श्रिंकेज फैक्टर की बात करते हैं, श्रिंकेज फैक्टर कैसे निकालोगे, जो आपका पेपर श्रिंक हुआ है उसमें जो लेंथ है अब आपको कम मिलेगी एक्चुअल लेंथ से, क्योंकि पेपर आपका श्रिंक हो गया है। तो जो लेंथ अभी मेजर कर रहे हो उसको बोलेंगे श्रिंक लेंथ। तो श्रिंक लेंथ जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास श्रिंक लेंथ आ रही है, जो भी आपके पास श्रिंक लेंथ आ रही है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो श्रिंक हो गया है, तो आपको जो लेंथ मिलेगी वो श्रिंक लेंथ मिलेगी। इसको श्रिंक लेंथ भी बोल सकते हैं, या सेकंड आप इसको मेजर्ड लेंथ भी बोल सकते हैं, या आप इसको मेजर्ड लेंथ भी एक तरीके से बोल सकते हैं। जो भी पेपर के ऊपर आप मेजर करोगे, दैट श्रिंक लेंथ और मेजर्ड लेंथ एक ही बात होती है। डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, डिवाइडेड बाय एक्चुअल, या आप इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, ओरिजिनल, ओरिजिनल लेंथ, राइट। ये डिवाइड में नहीं, यहाँ पे देखो श्रिंक लेंथ बोल दो या मेजर्ड लेंथ बोल दो, यहाँ पर इसका मतलब है या तो श्रिंक लेंथ बोल दो या मेजर्ड लेंथ बोल दो। डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ बोल दो या ओरिजिनल लेंथ बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो श्रिंक लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, ये हो जाएगा श्रिंकेज फैक्टर। दिस इज द श्रिंकेज फैक्टर, ये श्रिंकेज फैक्टर हो जाएगा, राइट। अब जैसे आपको श्रिंकेज फैक्टर मिला, तो स्टेप नंबर 2
अब आप श्रिंकेज स्केल निकालेंगे। अब आप श्रिंकेज स्केल को बता देंगे कि श्रिंकेज स्केल क्या आएगा, S डॉट S, दिस इज द श्रिंकेज स्केल। अब श्रिंकेज स्केल कैसे निकालोगे, जो भी आपका श्रिंकेज फैक्टर आया है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल स्केल से। जो भी आपका श्रिंकेज फैक्टर आया है आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल स्केल से। अब ये जो ध्यान दीजिएगा, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केल किस में रिप्रेजेंट करोगे, RF की फॉर्म में, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, द स्केल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन RF फॉर्म, राइट। तो RF की फॉर्म में आपको स्केल को रिप्रेजेंट करना, जो आंसर मिलेगा वो भी RF की फॉर्म में मिलेगा आपको। तो यहाँ से आपका ये वाला स्केल आपको मिल जाएगा, राइट। अगर मान लो मेरा मैप एक्सटेंड हुआ है तो मैं क्या निकालूंगा, पहले एक्सटेंडेड फैक्टर निकालूंगा। एक्सटेंडेड फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। एक्सटेंडेड स्केल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटेंडेड फैक्टर मल्टीप्लाई ओरिजिनल स्केल हो जाएगा। तो बस आपको श्रिंकेज की जगह क्या लिखना है, एक्सटेंडेड लिखना है। 2 to 3 क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगा, थोड़ी देर में क्वेश्चन करेंगे। अभी तो पढ़ा है, अभी हम थोड़ी सी चीज़ें डाइजेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चन, और यही जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं फॉर्मूलेस को मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूलेस कैसे हमें इंप्लीमेंट करने हैं अपने क्वेश्चंस में। बस इतना ही करना है अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट में। अब हम बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट्स के अंदर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो है लीनियर मेजरमेंट, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर मेजरमेंट्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्टेंस को मेजर करना है। अब ध्यान, लीनियर मेजरमेंट्स का मतलब डिस्टेंस मेजर करना। अभी मैंने आपको मेन ऑब्जेक्टिव बताया था कि जब हम सर्वे करते हैं तो हम करते क्या है, पूरे प्लान को, पूरे ग्राउंड को पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम पूरे ग्राउंड को पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, पेपर आप वर्क आप करोगे, तो आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो भी आपने निकाली है, एक सुटेबल स्केल से पेपर के ऊपर ए बी डिस्टेंस मार्क कर दोगे। अब आपने जब पेपर के ऊपर ए और बी की डिस्टेंस मार्क की है, ए पॉइंट और बी की डिस्टेंस आपने मार्क की है, तो ये जो डिस्टेंस आपने मार्क किया पेपर के ऊपर, ऑन द पेपर, ये आपने करी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। पेपर आपका 2 डायमेंशनल होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। अगर मान लो ग्राउंड पे बी पॉइंट आपका हायर एलिवेशन पे, ए पॉइंट आपका लोअर एलिवेशन पे है, लाइक दिस। अगर आपके पास पॉइंट ग्राउंड के ऊपर ए पॉइंट यहाँ पर है, ए पॉइंट यहाँ पर है लोअर एलिवेशन पे, बी पॉइंट आपका हायर एलिवेशन पे, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ऐसा कुछ गिवन है, सरफेस कुछ ऐसा गिवन है, और मुझे इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है। तो क्योंकि ग्राउंड पे सरफेस, ग्राउंड स्लोपिंग सरफेस आया हुआ है, तो मैं ए और बी की डिस्टेंस को एल मेजर कर रहा हूँ। स्लोपिंग सरफेस है तो मैंने एल डिस्टेंस इसकी मेजर करी है। जब मैं एल डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर, ए पॉइंट लोअर एलिवेशन पे, बी पॉइंट हायर एलिवेशन पे है, बी पॉइंट ऊपर है, ए पॉइंट आपका नीचे है, और आप ये इंक्लाइंड डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, और आपको डिस्टेंस मेजर, मान लो यहाँ से आंसर जो निकल कर आता है, लेट अस अज्यूम ये आंसर आपको मिलता है 150 मीटर, जस्ट एग्जाम्पल कि आपको ये आंसर कितना मिल रहा है 150 मीटर। तो आप ये नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलना है आपने, ये नहीं बोलना है कि ए और बी की डिस्टेंस 150 मीटर है, गलत हो जाएगा। रीजन बीइंग, क्योंकि आप पेपर के ऊपर ए और बी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना रहे हैं, पेपर के ऊपर आप बी और ए एक ही लेवल पे बता रहे हैं। तो जब आपने पेपर पे के ऊपर बी और पॉइंट एक ही लेवल पे बताया है, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस आप बता रहे हो वो भी आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही बतानी होगी। तो इसीलिए लीनियर मेजरमेंट्स में जब हम बात करते हैं, तो लीनियर मेजरमेंट्स में हमारा जो मेन एम रहेगा वो ये रहेगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिस्टेंस मेजर करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएंगे हम, यहाँ से इस बी पॉइंट को यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे, तो बी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इस ए से इस बी की ये वाली डिस्टेंस मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जिसको मैंने नाम दे दिया एल नोट। तो मैं ए और बी की डिस्टेंस जो बताऊंगा, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी दैट विल बी एल नोट, राइट। तो जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सारी सारी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करते हैं। रीजन मैंने आपको समझाया अभी। तो लीनियर मेजरमेंट में जो हमारा मेन एम रहेगा, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो क्या रहेगा, डिस्टेंस मेजर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, डिस्टेंस मेजर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमारा मेन एक तरीके से एम रहेगा कि हम जितनी भी डिस्टेंस है वो कहाँ मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करेंगे। अगर हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस गिवन है तो हम इंक्लाइंड ही मेजर कर पा रहे हैं, लेकिन उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिस्टेंस मेजर करके रिपोर्ट किया जाएगा। और वो कैसे करेंगे, वही चीज़ हमको सीखनी है, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं गेट के अंदर कि आपके पास अगर स्लोपिंग सरफेस है और आप स्लोपिंग सरफेस के अलोंग डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी। तो हमें इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बतानी है, तो वही गेट में क्वेश्चन आते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बात समझ आ गया हमें।
राइट। अब इसमें जो हमें चीज़ें पढ़नी है, देखो वैसे तो लीनियर मेजरमेंट्स में बहुत कुछ है पढ़ने का। आप चेन के बारे में पढ़ते हो, फिर टेप के बारे में पढ़ते हो, फिर आप डिफरेंट सर्वे लाइन्स के बारे में पढ़ते हो, मेन लाइन, बेस लाइन, बहुत कुछ है पढ़ने का। लेकिन हमें जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो डायरेक्टली उस पर जंप करते हैं, दैट इज द करेक्शन। बहुत सारी यहाँ पे करेक्शंस लगाते हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे करेक्शंस की, राइट। जैसे मैंने तुमको बताया था कि हम सिर्फ लिमिटेड सी टॉपिक्स करेंगे जो कि डायरेक्टली आपके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब मैं डायरेक्टली उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ जो है हमारा करेक्शंस रिक्वायर्ड इन चेन सर्विंग। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अलग अलग हम करेक्शंस की बात करते हैं। करेक्शंस रिक्वायर्ड इन चेन सर्विंग, करेक्शंस रिक्वायर्ड इन चेन सर्विंग, करेक्शंस रिक्वायर्ड इन चेन सर्विंग। अलग अलग करेक्शंस हम लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं करेक्शन? करेक्शंस कहाँ लगाया जाएगा? जब कोई गलती करोगे तभी करेक्शन लगाया जाता है। अगर हमारी मेजरमेंट्स में एरर है तभी करेक्शन लगाएंगे। तो अगर हमारी मेजरमेंट्स में एरर है तो हम क्या करते हैं, करेक्शंस लगा देते हैं एक तरीके से। अब करेक्शंस कौन कौन सी लगती है उसको समझिएगा। यहाँ पर हम एक एक करके बुलेट वाइज पॉइंट लिख देते हैं कि कौन कौन सी करेक्शंस लगेंगी, डायरेक्टली फिर हम उसको क्वेश्चंस लगाते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर पहला करेक्शंस जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। फर्स्ट करेक्शन की हम बात कर रहे हैं, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एरर है उसकी वजह से करेक्शन लगाएंगे, राइट। अभी बताता हूँ आप क्या रहता है इसके अंदर करेक्शन। अच्छा, इसी में साथ साथ लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा, तो इसी में मैं साथ साथ ही बता देता हूँ। करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये रहेगा, आप जब डिस्टेंस मेजर करोगे, लीनियर मेजरमेंट्स करें, डिस्टेंस मेजर करोगे, या तो आप 20 मीटर की चेन से करोगे या 30 मीटर की चेन के साथ डिस्टेंस मेजर करोगे। इट कैन बी टेप और चेन। क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, और जो उसने जो बताया है वो ये बताया है कि जब भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे ग्राउंड के ऊपर, जब भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे ग्राउंड के ऊपर, तो आपकी जो चेन की लेंथ है एक स्टैंडर्ड बनाई हुई है। नॉमिनल लेंथ आपको कंसीडर करनी है, दैट इज अ 20 मीटर और 30 मीटर। बट समटाइम्स क्वेश्चन में चेंज कर देता है। अभी तक तो नहीं किया है, अगर क्वेश्चन में चेंज किया कि आपको नॉमिनल लेंथ जो कंसीडर करनी है वो 22 मीटर करनी है, तो आप ट्रू वैल्यू जो होगी वो 20 मीटर को ही कंसीडर करोगे। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो हमारी जो नॉमिनल लेंथ रहेगी वो 20 मीटर और 30 मीटर रहेगी। तो यहाँ पर आपकी जो स्टैंडर्ड चेन है, जो स्टैंडर्ड चेन रहेगी, या तो वो 20 मीटर की होगी या 30 मीटर की होगी। यही दो चेन आपके पास होगी, इन्हीं से आपको डिस्टेंस मेजर करनी होगी। दीज आर द नॉमिनल लेंथ। आप बोल सकते हैं कि ये हमारी नॉमिनल लेंथ है चेन की, दिस इज द नॉमिनल लेंथ। और यहीं से, इसी चेन की हेल्प से मुझे क्या करनी होगी, डिस्टेंस मेजर करनी होगी, राइट। अब यहाँ पर जब हम डिस्टेंस मेजरमेंट की करने की बात करते हैं तो आप चेन लेकर आओगे, 20 मीटर की चेन यूज़ करोगे या 30 मीटर की चेन यूज़ करोगे। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग एरर आया है। मैन्युफैक्चरिंग एरर आने का मतलब, जिस मार्केट से आप 20 मीटर की चेन लेकर आ रहे हैं या 20 मीटर की टेप लेकर आ रहे हैं, ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग एरर उसकी लेंथ 20 मीटर नहीं है, उसकी लेंथ 19.9 मीटर है या उसकी लेंथ 20.2 मीटर है। तो वो चेन या वो टेप आपकी लॉन्ग है स्टैंडर्ड लेंथ से, वो टेप आपकी शॉर्ट है स्टैंडर्ड लेंथ से या नॉमिनल लेंथ से। तो उस केस में एरर इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब हम लगाएंगे करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है इसमें। फॉर्मूला क्या याद रखना है, ट्रू इंटू ट्रू। ये मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, सिंपल फॉर्मूला रहेगा और यही आपका फॉर्मूला काम आएगा। ट्रू इंटू ट्रू, रॉन्ग इंटू रॉन्ग, ये फॉर्मूला है, सबको याद रहेगा और याद हो भी गया होगा। ट्रू इंटू ट्रू, रॉन्ग इंटू रॉन्ग, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपका लगाया जाएगा और यहाँ से आप आंसर निकाल दोगे। अब क्या ट्रू है उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हम ट्रू की बात करेंगे, ट्रू लेंथ ऑफ द चेन, चेन की ट्रू लेंथ क्या है, स्टैंडर्ड लेंथ क्या है, नॉमिनल लेंथ क्या है चेन की, वो हम ट्रू मान रहे हैं। तो दैट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन, जिसको मैं कैपिटल एल से डिनोट करूंगा। कैपिटल एल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कैपिटल एल इज द ट्रू लेंथ ऑफ द चेन, या आप इसको नॉमिनल लेंथ ऑफ द चेन या स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन आप इसको बोल सकते हो। कैपिटल एल से हम डिनोट करेंगे इसको। तो कैपिटल एल जो है मेरा ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस चेन से मुझे काम करना है, जो नॉमिनल लेंथ होगी चेन की, जिससे मैं मेजरमेंट करूंगा, वो 20 मीटर की होगी या 30 मीटर की होगी, ट्रू वैल्यू है, राइट। अब ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू लेंथ ऑफ चेन है, यहाँ से आप मेजरमेंट करोगे। इस 20 मीटर की चेन से जो आप मेजरमेंट्स करोगे वो एक्चुअल वैल्यू होगी ग्राउंड पे। तो ये स्मॉल एल हम डिनोट करेंगे ग्राउंड मेजरमेंट की, स्मॉल एल हम डिनोट करें ग्राउंड मेजरमेंट कि जो डिस्टेंस आपने ग्राउंड पे मेजरमेंट किया है, जो डिस्टेंस आपने ग्राउंड पे मेजर किया वो ट्रू है। वो कैसा है, वो ट्रू है क्योंकि आप ट्रू लेंथ ऑफ चेन से काम कर रहे थे। तो ट्रू लेंथ ऑफ चेन से काम करोगे तो ट्रू वैल्यू आपको मिलेगी, राइट। इज इक्वल्स टू, अगर उस चेन में मैन्युफैक्चरिंग एरर आया हुआ है तो उसकी लेंथ
कैपिटल एल ना होकर के मैंने बोल दिया एल डैश हो गई है, वो छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, लेंथ उसकी एल डैश हो गई, 20.1 मीटर हो सकती है, 19.9 मीटर भी हो सकती है। तो एल डैश से आप काम करोगे तो उसकी जब ये वाली चेन से काम करोगे, ये रॉन्ग लेंथ है चेन की, तो आपको डिस्टेंस जो मेजर करोगे वो भी रॉन्ग होगी, वो उसमें भी एरर इन्वॉल्व होगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल एल डैश। तो ये जो स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं ग्राउंड मेजरमेंट्स के लिए, और कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं चेन की लेंथ के लिए। डैश लगाया तो रॉन्ग वैल्यूज है, डैश नहीं लगाया तो ट्रू वैल्यूज है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि आपकी जो चेन थी ना वो 20.2 मीटर थी और आपने उस 20.2 मीटर की चेन से 200 मीटर का डिस्टेंस मेजर किया है, बताओ एक्चुअल डिस्टेंस कितना आएगा ग्राउंड पे। तो 20.2 मीटर रॉन्ग चेन से काम कर रहे हो, 200 मीटर का आपने रॉन्ग डिस्टेंस मेजर किया है, 20 मीटर एक्चुअल चेन की लेंथ है, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना मिलेगा ग्राउंड पे, तो फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहां से आप एल निकाल सकते हो, तो एल डैश डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई एल डैश। तो यहां से आप फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हो। बात समझ आ रही है, सिंपल सा फॉर्मूला है। यहीं पर एरिया भी बात कर लेता है कि आपने एरिया कैलकुलेट किया हो तो उस केस में क्या करना है। तो जब हम एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको एरिया की टर्म में अगर बात करोगे तो ट्रू एरिया विल बी एल डैश बाई एल का स्क्वायर, यहाँ पर हम स्क्वायर लिख देंगे, मल्टीप्लाई ए डैश कर देंगे, ये हमारा ट्रू एरिया हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम की टर्म में बात करोगे तो वॉल्यूम की टर्म में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम की टर्म में लिखा जाएगा पॉइंट्स, वो क्या लिखा जाएगा, एल डैश बाई एल का क्यूब मल्टीप्लाई वी डैश, ये वॉल्यूम की टर्म में हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी आप लिख लो पॉइंट, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं ये सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। ये वाले इस वाले टॉपिक से ना 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो 2 नंबर आपके इजिली सिक्योर हो जाएंगे यहाँ से, तो हम वो क्वेश्चन वही लगाएंगे यहाँ पे। क्लियर पॉइंट आता है कि ये सारे पॉइंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये पहला करेक्शन था, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, जो एक करेक्शन आप लगाते हो यहाँ पे। सेकंड करेक्शन जो हम इसमें लगाएंगे, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेकंड करेक्शन जो हम इसमें लगाएंगे दैट इज अ करेक्शन ड्यू टू स्लोप। सेकंड करेक्शन जो हम इसमें डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास करेक्शन ड्यू टू स्लोप। अब हम स्लोप की वजह से करेक्शन लगाएंगे, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। स्लोप की वजह से आपको क्या करना है, करेक्शन लगाना है। करेक्शन ड्यू टू स्लोप, सी स्लोप हम इसको लिखेंगे, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। अच्छा, हम करेक्शन लगा रहे हैं, एक चीज भी आप नोट कर लीजिएगा कि मैंने अभी बताया था कि करेक्शन क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे मेजरमेंट्स में एरर है। और एरर को कैसे बताते हैं, ये कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि एरर को कैसे बताते हैं। एरर इज द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो लिखा कैसे जाता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर को ऐसे लिखा जाता है, एरर को ऐसे लिखा जाता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू किसी भी क्वांटिटी की 200 मीटर थी, आपने 198 मीटर मेजर कर ली, तो जैसे मान लो ये ट्रू वैल्यू है 200 मीटर की, आप सर्वेयर 1 है, सर्वेयर 1 ने 198 मीटर को मेजर किया है, सर्वेयर 2 ने उसी को 202 मीटर डिस्टेंस मेजर किया। ट्रू वैल्यू ये थी, दोनों की रीडिंग में एरर है, दोनों की रीडिंग में 2 मीटर का एरर है, बट गेट विल आस्क +2 मीटर और -2 मीटर। गेट ये पूछेगा आपसे कि +2 मीटर का एरर है या -2 मीटर का एरर है, उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितनी है, सर्वेयर 1 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सर्वेयर 1 के केस में कितना एरर आया है, सर्वेयर 1 के केस में मेजर्ड वैल्यू 198 है, ट्रू वैल्यू 200 है, तो आंसर कितना आएगा, -2 मीटर। सर्वेयर 2 के केस में अगर हम बात करें कितना एरर आएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू 202 मीटर है और ट्रू वैल्यू आपकी 200 मीटर है, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, +2 मीटर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है नेचर का, नेचर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब जब एरर आए तो करेक्शन लगाएंगे, और यहाँ पर जब हम करेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर जब हम करेक्शन की बात करते हैं तो अगर एरर -2 मीटर आया आपकी मेजरमेंट में तो करेक्शन कितना लगाओगे, +2 मीटर। अगर एरर +2 मीटर आए तो करेक्शन कितना लगाओगे, -2 मीटर का। तो यहाँ पर जब हम करेक्शन की बात करते हैं तो करेक्शन इज बेसिकली अपोजिट ऑफ एरर। करेक्शन इज बेसिकली अपोजिट ऑफ एरर। अगर एरर पॉजिटिव है, जहां पर भी पूरे क्वेश्चंस में, जहां पर भी या पूरे टॉपिक्स में जहां पर भी आपको एरर पॉजिटिव मिलेगा तो करेक्शन आप माइनस में लगाएंगे सेम मैग्नीट्यूड के साथ। अगर एरर नेगेटिव आएगा करेक्शन आप पॉजिटिव लगाएंगे सेम मैग्नीट्यूड के साथ, राइट। तो यहाँ पर आपके पास पहला जो करेक्शन हमने डिस्कस किया है, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें हमने ट्रू लेंथ बताई है जो ग्राउंड पे आप मेजर करोगे, ट्रू एरिया कितना मेजर करोगे ग्राउंड पे, ट्रू वॉल्यूम कितना मेजर करोगे ग्राउंड पे। इसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन हम थोड़े से करेक्शन और डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड करेक्शन हम बात कर रहे थे, करेक्शन टू स्लोप।
अब ये क्या होता है करेक्शन ड्यू टू स्लोप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आपके पास एक स्लोपिंग सरफेस है, अगर आपके पास एक स्लोपिंग सरफेस है और स्लोप के प्रेजेंट होने की वजह से आप डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो इस स्लोप के अलोंग कर रहे हैं, आपने इसको नाम दे दिया एल नोट। एल नोट इज द मेजर वैल्यू, ये आपने मेजर किया है, एम बी का मतलब मेजर वैल्यू होता है। आपने ए बी अलोंग द स्लोप मेजर किया है एल नोट, और यहाँ पर मैं आपको ये बोल रहा था कि आपको जितनी भी डिस्टेंस मेजर करनी है वो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करनी है। तो आप करते क्या है, आपने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे एज्यूम किया है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये सरफेस थीटा एंगल बना रहा है। इस बी पॉइंट को इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्ट कर दीजिएगा। जैसे इस बी पॉइंट को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आप प्रोजेक्ट करोगे ना, जैसे इस बी पॉइंट को आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्ट करोगे तो आपको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये मैंने बी पॉइंट को प्रोजेक्ट कर दिया। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो डिस्टेंस आ रही है मैंने इसको एल बोल दिया, दिस इज द ट्रू वैल्यू या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। और यह अब जब आपको थीटा पता है और ये आपको एल नोट पता है, क्या आप ये बोल सकते हैं कि सर एल विल बी एल नोट कोस थीटा, थीटा की तरफ जाएंगे कोस लगेगा, थीटा से दूर जाएंगे तो साइन लगेगा। तो एल को हम क्या लिख देंगे, एल नोट कोस थीटा, एल को हम क्या लिख देंगे, एल नोट कोस थीटा लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपको मिलेगी बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, एल नोट कोस थीटा, ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। सेकंड पॉइंट आप इसमें ऐसा भी बता सकते हैं, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास करेक्शन ड्यू टू स्लोप का, वो करेक्शन ड्यू टू स्लोप का क्या फॉर्मूला, देखो बी पॉइंट का आर एल आपने निकाला है, आर एल ऑफ बी आप जानते हैं, निकाल सकते हैं। ए पॉइंट का आर एल आपने निकाला हुआ है, आर एल ऑफ ए, आर एल की फुल फॉर्म होती है रिड्यूस लेवल, जो हम मीन सी लेवल से मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आर एल ऑफ बी, जो बी पॉइंट हायर एलिवेशन पे, ए पॉइंट लोअर एलिवेशन पे, दोनों का आर एल माइनस कर दो, दोनों का आर एल माइनस करोगे तो माइनस करने की वजह से आपको जो आंसर मिल रहा है, दोनों का आर एल माइनस करने की वजह से जो आपको आंसर मिल रहा है वो ये मिल रहा है, दोनों का आर एल माइनस करने की वजह से, तो ये आपको एक तरीके से एच मिल जाएगा, एच विल बी आर एल ऑफ बी माइनस का आर एल ऑफ ए। तो नाउ यू नो एच वैल्यू, यू नो एल नोट वैल्यू, आप एल बता सकते हैं हाइपोटेन्यूस लगा के पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, एल नोट स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एल नोट स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ से आप एल बता सकते हैं, वेरी इजीली बता सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी है। तो यहाँ से आपको देखो मेजर वैल्यू आपको पता है, एच पता है, तो एल नोट स्क्वायर में से एच स्क्वायर माइनस करोगे, उसका स्क्वायर रूट कर दोगे, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो थीटा पता है, यहाँ से भी बता सकते हो, हाइट पता है तो यहाँ से भी बता सकते हो, क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं वेरी इजीली, राइट। अब करेक्शन ड्यू टू स्लोप की अगर मैं बात करूँ, ये आपने ट्रू वैल्यू निकाल दी, ये आपने मेजर वैल्यू एल नोट कर रहे हो, तो करेक्शन क्या होता है, एरर क्या होता है, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, करेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो करेक्शन की जब मैं यहाँ पे बात करूंगा, मुझे करेक्शन ड्यू टू स्लोप अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। करेक्शन ड्यू टू स्लोप अगर मैं लिखूंगा दैट विल बी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है, ये एल अभी आपने बताया है, ट्रू वैल्यू इज एल, मेजर वैल्यू कितनी है जो आप मेजर कर रहे हो, एल नोट, मेजर वैल्यू एल नोट। आपको एल नहीं पता, आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता, आप एल को एल नोट और एच की टर्म में लिख रहे हैं, तो एल नोट स्क्वायर रूट ऑफ एल नोट स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस का एल नोट। तो ये आप निकाल सकते हैं करेक्शन ड्यू टू स्लोप। यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्शन ड्यू टू स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो मैंने आपको दो करेक्शन बता दिए, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड करेक्शन मैंने आपको बताया करेक्शन ड्यू टू स्लोप, राइट। एक पॉइंट आप याद रखिएगा, हम करेक्शन क्यों लगाते हैं, हमारी मेजरमेंट्स में एरर है, हम कई बार गलतियां कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। उस गलती को आप कैसे आप याद रखेंगे, आप गलती ना हो आपसे, तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा आपको ट्रू वैल्यू तक पहुंचना है, ट्रू वैल्यू तक आपको जाना है। तो ये आपकी ट्रू वैल्यू है, तो आपकी मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकती है। अगर मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है और आपको ट्रू वैल्यू तक जाना है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो करेक्शन का नेचर पॉजिटिव। आपकी मेजर वैल्यू ज़्यादा आ गई है, आपको ट्रू वैल्यू तक जाना है, तो करेक्शन का नेचर नेगेटिव। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेजर वैल्यू से ट्रू वैल्यू तक जाना है, तो करेक्शन का नेचर जो आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर मुझे इस तरफ जाना है तो करेक्शन का नेचर नेगेटिव लिखा जाएगा, क्योंकि मेजर वैल्यू अगर ज़्यादा हुई, ट्रू वैल्यू कम हुई, तो मुझे मेजर वैल्यू से ट्रू वैल्यू तक पहुँचने के लिए कुछ चीज़ माइनस करनी पड़ेगी। अगर मेजर वैल्यू कम है, ट्रू वैल्यू ज़्यादा है, अभी एक एग्जाम्पल भी तो बताया था मैंने यहाँ पे, आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बताया है आप यहाँ से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करेक्शन पॉजिटिव आ रहा है, कैसे करेक्शन नेगेटिव आ रहा है।
राइट। तो मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का डिफरेंस आप यहाँ से करोगे तो आपको एक तरीके से पता लग जाएगा करेक्शन पॉजिटिव आ रहा है, करेक्शन नेगेटिव आ रहा है। दिस इज द सेकंड करेक्शन ड्यू टू स्लोप। अब इसी में एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें पूछा गया है कि हाइपोटेंशियल अलाउंस बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें बता देता हूँ, आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्लोप में देखो आपके पास जो स्लोप है ना, जब भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा स्लोपिंग सरफेस पे, जब भी क्वेश्चन आएगा स्लोपिंग सरफेस पर डिस्टेंस बता देगा कि आप इतनी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, स्लोपिंग सरफेस गिवन है या स्लोप इतना गिवन है, डिस्टेंस ऑलवेज टेकन ऑन द स्लोपिंग सरफेस। जो भी डिस्टेंस गिवन होगी, जैसे आप 30 मीटर की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अलोंग द स्लोपिंग सरफेस, या आपके पास डिस्टेंस आपने 200 मीटर मेजर किया है ऑन द स्लोपिंग सरफेस, जो भी होगा, जब भी केस स्लोपिंग सरफेस का होगा तो इसका मतलब वो आपको डिस्टेंस बता रहा है अलोंग द स्लोपिंग सरफेस। जब तक वो स्पेसिफिकली मेंशन ना कर दे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये वाली डिस्टेंस है, आप कंसीडर नहीं करेंगे, आप हमेशा इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ही डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये आपको याद रखना है, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि डिस्टेंस जो भी गिवन होगा स्लोपिंग सरफेस में क्वेश्चन में, वो हमेशा अलोंग द स्लोपिंग सरफेस ही होगा, यही कंसीडर करना पड़ेगा। आपको क्या पता, स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा होगा जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग डिस्टेंस लग रहा है, बट ऐसा नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन इंक्लाइंड के केस में आएगा वो हमेशा स्लोपिंग सरफेस के अलोंग ही डिस्टेंस कंसीडर की जाएगी, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। सेकंड पॉइंट, स्लोप थीटा पता है, आंसर आ जाएगा, एच पता है तब भी आंसर निकाल सकते हो, करेक्शन भी बता सकते हो, ट्रू वैल्यू भी बता सकते हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कितनी है। सेकंड, अगर यहाँ पर स्लोप, इफ स्लोप इज 1 in n फॉर्म, इफ स्लोप इज 1 in n फॉर्म, अब अगर स्लोप हमारे पास 1 in n की फॉर्म में हो, जैसे 1 in n का मतलब ये, अगर हमारे पास क्वेश्चन में स्लोप 1 in n की फॉर्म में गिवन है, तो आप कैसे उस केस में बताएंगे, कैसे उस केस में आप करेक्शन बताएंगे, कितना करेक्शन लगाना है। तो मैं डायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ करेक्शन ड्यू टू स्लोप का, आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वेरी सिंपल फॉर्मूला, एल नोट एल बाई 2n स्क्वायर, एल नोट डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर, दिस इज द करेक्शन ड्यू टू स्लोप। अब ये फॉर्मूला, एन की वैल्यू आपके पास है, एल नोट जो मेजर कर रहे हो, एल नोट जो मेजर कर रहे हो, ये डायरेक्टली फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर का गेट के अंदर, एल नोट बाई 2n स्क्वायर, आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो यहाँ से आप करेक्शन ड्यू टू स्लोप भी बता सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन कैसे लगाना है, वो अभी मैंने आपको बस थोड़ा सा बेसिक पॉइंट ही बताए हैं कि इस तरीके से करेक्शन लगेंगे। यहाँ तक मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, कि जैसे मैंने आपको श्रिंकेज फैक्टर का केस बताया है, मैंने आपको स्केल का केस बताया है, इन सब से एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक क्वेश्चन सबसे पूछा गया है, और वो सारे क्वेश्चन की हम डीलिंग करेंगे, सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इसके। तो कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक एज अ होमवर्क बोल सकते हो, आप एज अ टास्क बोल सकते हो, तो आपको वो सोल्व करने होंगे। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट करेक्शन। इसी में थर्ड करेक्शन की हम बात, अच्छा हाइपोटेंशियल अलाउंस की मैं बात कर रहा था, हाइपोटेंशियल अलाउंस की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे एक यहाँ पे पूछ लेता है हाइपोटेंशियल अलाउंस बताओ, हाइपोटेंशियल अलाउंस, हाइपोटेंशियल अलाउंस HA की हम बात करेंगे। हाइपोटेंशियल अलाउंस देखो, मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ हाइपोटेंशियल अलाउंस क्या होगा। ये भी इंक्लाइंड लेंथ के अलोंग ही लगता है, डिफरेंस ये है, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। हाइपोटेंशियल अलाउंस जो हम लिखेंगे दैट विल बी एल नोट इंटू कोस थीटा माइनस का सॉरी एल नोट इंटू सीकेंड थीटा -1, यही होता है, एल नोट इंटू सीकेंड थीटा माइनस का 1, एल नोट इंटू सीकेंड थीटा माइनस का 1, दिस द हाइपोटेंशियल अलाउंस एल नोट इंटू सीकेंड थीटा -1, जिसमें ये जो एल नोट है ना, इस पर थोड़ा याद रखिएगा, ये जो एल नोट होगी ना, ये 1 चेन लेंथ होगी, बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पर जब आप लिखते हो ना, यहाँ पर करेक्शन ड्यू टू स्लोप लगाते हो, जैसे सर यहाँ पर आपने बताया है कि यहाँ पर कोस थीटा वाले टर्म में आप लिख सकते हैं कि करेक्शन ड्यू टू स्लोप अगर लिखेंगे, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर वैल्यू लिखोगे। करेक्शन ड्यू टू स्लोप जब आप यहाँ पे लिखोगे, करेक्शन आपको बताना है स्लोप की वजह से, तो क्या लिखोगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है, एल नोट कोस थीटा, माइनस का मेजर वैल्यू एल है, तो एल मेजर वैल्यू एल नोट है, तो एल नोट आपने कॉमन लिया है, तो कोस थीटा माइनस का 1, ये आपका आता है करेक्शन ड्यू टू स्लोप। और ये हाइपोटेंशियल अलाउंस आता है एल नोट सीकेंड थीटा माइनस का 1। ये जो वैल्यू होती है ये नेगेटिव नेचर की होती है। करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो रहता है वो नेगेटिव नेचर का रहता है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज ऑफ नेगेटिव नेचर, ये नेगेटिव नेचर का रहेगा। आप अपनी फाइनल वैल्यू में ये वैल्यू माइनस करेंगे। बट अगर हाइपोटेंशियल अलाउंस की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव नेचर का होता है, और ये अप्लाई करने का पर्पज़ ना कुछ और होता है, ये अप्लाई करने का पर्पज़ कुछ और होता है, ये पॉजिटिव नेचर का होता है, बट इसके अप्लाई करने का पर्पज़ कुछ और होता है। कुछ और का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे। करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो लगता है ना, वो मेजर्ड वैल्यू पे लगता है। जो भी आपने डिस्टेंस मेजर करी है, कोई भी कितनी भी, आप 100 मीटर की डिस्टेंस मेजर करो, 50 मीटर मेजर करो, 20 मीटर मेजर करो, 200 मीटर मेजर करो, इंक्लाइंड के ऊपर, इंक्लाइंड लेंथ पे आप जितनी भी डिस्टेंस मेजर करोगे,
उसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर बताना चाहोगे तो वो करेक्शन ड्यू टू स्लोप लगा दोगे। तो जो भी मेजर वैल्यू है उसमें से करेक्शन ड्यू टू स्लोप माइनस कर दो। बट ये जो हाइपोटेंशियल अलाउंस है ये पर्टिकुलरली लगता है वन चेन लेंथ पे। एक चेन लेंथ आप स्लोपिंग सरफेस के अलोंग मेजर कर रहे हो, लेट अस सपोज 20 मीटर, फिर उसमें कुछ वैल्यू को ऐड करोगे, तो जो भी आपने वैल्यू ऐड करी तो जहां पर वो पॉइंट आएगा ऐड करने के बाद और जहां इनिशियल पॉइंट है आपका, इन दोनों पॉइंट्स की हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिस्टेंस आती है वन चेन लेंथ। तो इसका पर्पस रहता है बेसिकली कि हमें दो पॉइंट्स के बीच में वन चेन लेंथ मिल जाए तो हाइपोटेंशियल अलाउंस ऐड किया जाता है। इसलिए हमने बोला पॉजिटिव नेचर का होता है। ये क्या रहेगा आपका पॉजिटिव नेचर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाइपोटेंशियल अलाउंस एल नॉट इंटू सेकेंड थीटा माइनस 1। अगर ये 1 in n की फॉर्म में होगा तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इफ 1 in n फॉर्म, अगर ये 1 in n फॉर्म में होगा, अगर ये 1 in n की फॉर्म में होगा तो हाइपोटेंशियल अलाउंस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? हाइपोटेंशियल अलाउंस का जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? एल नोट डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर, एल नोट डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर। एंड रिमेंबर हियर एल नोट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एल नोट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, ये जो एल नोट की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब वन चेन लेंथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो हम एल नोट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वन चेन लेंथ की बात हो रही है। अगर करेक्शन ड्यू टू स्लोप की बात हो रही है तो उसका मतलब कोई फिक्स नहीं है वन चेन लेंथ, यहाँ पे तो जो भी मेजर कर रहे हो। बट अगर हाइपोटेंशियल अलाउंस की बात कर रहे हो, इट मीन्स आप यहाँ पर बात कर रहे हो वन चेन लेंथ की। तो एल नोट की हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये हम बात करेंगे वन चेन लेंथ की, राइट? इतनी बात हमें समझ आ गई है। तो दो करेक्शन मैंने आपको बताया यहाँ पे, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। यहाँ तक पॉइंट समझ आ रहे हैं सारे पॉइंट्स? आगे डिस्कस करते हैं। थर्ड करेक्शन की हम बात करते हैं, करेक्शन ड्यू टू पुल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं करेक्शन ड्यू टू पुल। थर्ड करेक्शन की हम बात करते हैं करेक्शन ड्यू टू पुल। तो सी पुल हम यहाँ पे लिखेंगे। करेक्शन ड्यू टू पुल का फॉर्मूला जो है वो ये रहेगा, PM माइनस P नोट L नोट अपॉन में AT। जाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा है। सोम के अंदर आप पढ़ते हैं कि आप बॉडी पे लोड लगाते हैं, PL/A की डिफ्लेक्शन होती है, बस वही फॉर्मूला है। PM माइनस का P नोट L नोट अपॉन में AT। क्योंकि टेप की बात कर रहे हैं, क्योंकि टेप की बात हो रही है तो टेप का क्रॉस सेक्शनल एरिया 80 होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिस मेटल की टेप है उसका यंग्स मॉडुलस होता है 80 होता है। एल नोट मेजर्ड वैल्यू है, एल नोट आपकी मेजर्ड वैल्यू है। एल नोट क्या रहेगी? मेजर्ड वैल्यू रहेगी। अच्छा, PM और P नोट क्या होता है? जब आप टेप की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो किसी न किसी स्टैंडर्ड पुल पे टेप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो P नोट स्टैंडर्ड पुल होता है। दैट P नोट इज स्टैंडर्ड पुल। P नोट को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड पुल। और जब आप मेजरमेंट करने के लिए जा रहे हैं, मेजरमेंट के टाइम पे कितना पुल अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज अ PM। तो PM हो जाएगा आपका पुल एट टाइम ऑफ मेजरमेंट, पुल एट टाइम ऑफ मेजरमेंट। PM क्या हो जाएगा? पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट हो जाएगा, राइट? तो ये करेक्शन ड्यू टू पुल हम यहाँ पे लगाएंगे। सिमिलरली अब इसका नेचर क्या रहेगा, आप चेक करो जरा। PM की वैल्यू अगर P नोट से ज़्यादा हो गई, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर PM की वैल्यू P नोट से ज़्यादा है, केस नंबर 1 कि अगर PM की वैल्यू P नोट से ज़्यादा है तो करेक्शन का नेचर क्या आएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर PM की वैल्यू, सेकंड पॉइंट, PM की वैल्यू P नोट से कम है तो यहाँ पर हम करेक्शन ड्यू टू पुल जो लगाएंगे, करेक्शन ड्यू टू पुल जो लगाएंगे वो लगाएंगे नेगेटिव। तो करेक्शन ड्यू टू पुल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो करेक्शन ड्यू टू पुल पॉजिटिव भी हो सकता है, करेक्शन ड्यू टू पुल नेगेटिव भी, डिपेंडिंग कि पुल PM की वैल्यू P नोट से ज़्यादा है या कम है। ये पॉइंट हमें समझ आ रहा है। तो 3 करेक्शन हो गए यहाँ तक। फोर्थ करेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। नेक्स्ट करेक्शन हम बात करेंगे, 2 ही करेक्शन बचे हैं इसके बाद। नेक्स्ट करेक्शन हम यहाँ पे जो लगाएंगे करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। तो नेक्स्ट करेक्शन जब हम लगाएंगे यहाँ पे तो हम यहाँ पे लगाएंगे करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। और जब हम करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर की बात करेंगे तो फॉर्मूला जो रहेगा हमारे पास करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर का, L नोट अल्फा TM माइनस का T नोट। तो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर का फॉर्मूला रहेगा L नोट अल्फा TM माइनस का T नोट। L नोट का मतलब वही है मेजर्ड लेंथ। देखो कई बार क्वेश्चन में ना टेप लेंथ दे देता है कि आपके पास 20 मीटर की टेप लेंथ है और कोई लेंथ का जिक्र नहीं होता है, तो 20 मीटर ही आपकी मेजर्ड लेंथ है। कई बार आपको 20 मीटर की टेप लेंथ और साथ में डिस्टेंस कितनी मेजर कर रहे हो वो भी गिवन हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा कि यहाँ पर हम 20 मीटर लेकर चलेंगे या पूरी की पूरी डिस्टेंस में लेकर चलेंगे, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर अगर लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने मेजर वैल्यू बताया, अगर आप बोल रहे हैं कि सर मान लो 200 मीटर की आपने डिस्टेंस मेजर करी है, 20 मीटर की टेप लेंथ आपके पास है, तो अगर आप यहाँ पे 20 मीटर लिखेंगे तो आप सिर्फ 20 मीटर की लेंथ पे करेक्शन निकाल रहे हैं।
अगर आप यहाँ पे 20 मीटर लिखेंगे तो 20 मीटर की लेंथ पे कितना पुल करेक्शन लगेगा आपने वो निकाला है। आप यहाँ पे 20 मीटर लिखेंगे तो 20 मीटर की लेंथ पे कितना करेक्शन लगाओगे टेम्परेचर की वजह से, आप 20 मीटर की लेंथ पे बता रहे हो, लेकिन आपने डिस्टेंस 200 मीटर मेजर करी है, तो 200 मीटर डिस्टेंस मेजर करा है आपने, 20 मीटर पे आंसर निकाला है, तो टोटल करेक्शन कितना निकालोगे 200/20, तो टोटल 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इजी क्या है, आप डायरेक्टली जो डिस्टेंस गिवन है वो पुटअप कर दीजिएगा। 200 मीटर गिवन है तो 200 मीटर गिवन करो, डायरेक्टली पूरी लेंथ पे करेक्शन मिल जाएगा। 200 मीटर गिवन है, डायरेक्टली पूरी लेंथ पे करेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर का फॉर्मूला रहेगा L नॉट अल्फा टी एम माइनस का टी नॉट। टी नॉट वही है आपका जिस स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जिस पे आपकी जो टेप है वो एक तरीके से बनाई गई है, मैन्युफैक्चर की गई है। टी नॉट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और जो टी एम है दैट इज नोन एज द मेजरमेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, यू कैन से मेजरमेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, ये मेजरमेंट टेम्परेचर होता है। अल्फा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा क्या होता है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। अल्फा जो रहेगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन रहेगा, राइट? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का? इसके यूनिट हम लिखते हैं ना पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखते हैं पर डिग्री सेल्सियस। जैसे स्टील का आपने नाम सुना होगा 1.2 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो अल्फा आप लिखते हैं ना पर डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वेरिएशन आया, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ, उसकी वजह से हमारे मटेरियल में कितनी डिफ्लेक्शन आएगी या कितनी स्ट्रेन आएगी, वो अल्फा आएगी। 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर का वेरिएशन हुआ तो मटेरियल में स्ट्रेन अल्फा आएगी। अगर T डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन हुआ तो अल्फा इंटू टी की स्ट्रेन आ जाएगी। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ में कितना चेंज आ जाएगा? L अल्फा टी। तो वही हम लिख रहे हैं L अल्फा टी लिख रहे हैं। ये जो टेम्परेचर है ये चेंज तो है, कितना टेम्परेचर में चेंज आया है उसकी वजह से कितना लेंथ में चेंज आएगा, और जितना लेंथ में चेंज आएगा उतना ही करेक्शन आप लगाएंगे। तो ये करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट करेक्शन जो हम यहाँ पे लगाएंगे, करेक्शन ड्यू टू सैग। अच्छा, ये टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? अगेन वही, टीएम की वैल्यू टी नोट से ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव, टीएम की वैल्यू टी नोट से कम होगी तो नेगेटिव करेक्शन आप लगा देंगे। टीएम की वैल्यू टी नोट से ज़्यादा हुई, अगर टीएम इज ग्रेटर देन टी नोट, तो करेक्शन जो लगेगा वो पॉजिटिव लगेगा। अगर टीएम की वैल्यू टी नोट से कम हुई तो जो करेक्शन लगेगा वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं नेगेटिव लगेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर रिजल्ट जो आएगा आपको माइनस में आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव लगेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट करेक्शन की हम बात करते हैं, करेक्शन ड्यू टू सैग। नेक्स्ट करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, करेक्शन ड्यू टू सैग। करेक्शन ड्यू टू सैग के बाद जो है, करेक्शन ड्यू टू सैग की बात कर लेते हैं पहले। करेक्शन ड्यू टू सैग, सैगिंग करेक्शन की हम बात करते हैं। करेक्शन ड्यू टू सैग, सैग की वजह से कितना करेक्शन आता है? सैगिंग करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। करेक्शन ड्यू टू सैग, सैग की वजह से कितना करेक्शन आता है? सैगिंग क्या होता है सबको पता है, सैगिंग बेंडिंग में डायग्राम आप बनाते हैं ना, सैगिंग बेंडिंग में, सैगिंग पॉजिटिव बोलते हो, होगिंग को नेगेटिव बोलते हो। सैगिंग का मतलब क्या होता है, कैसी शेप होती है सैगिंग की? तो सैगिंग की शेप कुछ इस तरीके से होती है, ये सैगिंग शेप होती है, राइट। तो जैसे मान लो आपके पास जो है ये सरफेस है, यहाँ पर आपने 2 पॉइंट्स आपके पास है, पॉइंट ए पॉइंट बी, 2 पॉइंट आपके पास है। इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपको मेजर करना है। आपने यहाँ से टेप को पुल किया है, आपने यहाँ से टेप को पुल किया है, बट कितना भी आप पुल अप्लाई कर लो आपकी टेप में सैगिंग आएगी। तो यहाँ पर जो एक तरीके से आपकी टेप सैग हो गई है, तो ये जो शेप आई है दिस इज द सैगिंग शेप। आपने पुल अप्लाई किया हुआ है, यहाँ से आपने पुल अप्लाई किया हुआ है, यहाँ से आपने पुल अप्लाई किया हुआ है, बट आपकी टेप में क्या आ गई है? सैगिंग आ गई है। तो ये जो टेप है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन तो ये, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, बट आपकी टेप को, आपकी जो लेंथ है वो ये मिलेगी आपको। तो ये आपकी मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू एल नोट। ये आपकी मेजर वैल्यू हो जाएगी एल नोट, क्योंकि मेजर तो यही करोगे ना, टेप पे रीडिंग तो यही आएगी, और ये इसी की लेंथ के अलोंग मिल रही है। दिस इज द मेजर वैल्यू, बट आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वैल्यू चाहिए, तो एल इज द ट्रू वैल्यू। ये एल जो होगी वो ट्रू वैल्यू होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज द ट्रू वैल्यू। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो आपको डिस्टेंस चाहिए होगा वो एल होगा। मेजर वैल्यू कितनी है? वो एल नोट है। तो यहाँ पर करेक्शन ड्यू टू सैग का हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, करेक्शन ड्यू टू सैग का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे? W कैपिटल W स्क्वायर एल नोट डिवाइडेड बाय 24 PM स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा बस। W स्क्वायर एल नोट अपॉन में 24 PM स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला एक तरीके से लगाया जाएगा। W स्क्वायर एल नोट अपॉन में 24 PM स्क्वायर। अब इसमें क्या पैरामीटर का मतलब है? PM तो समझ चुके हो, कितना पुल अप्लाई कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट।
एल नोट भी पता है, ये सर जो मेजर्ड वैल्यू है एल नोट। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू जो है दिस इज द टोटल वेट ऑफ द टेप। यहाँ पर जो डब्ल्यू लिखा गया है, डब्ल्यू इज द टोटल वेट ऑफ द टेप, डब्ल्यू इज द टोटल वेट ऑफ द टेप। इसको आपने जैसे पढ़ा होगा यूडीएल के केस में टोटल लोड होता है डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू इंटू में एल, तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू को मैं स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई एल भी लिख सकता हूँ, एल की जगह एल नोट। तो ये जो स्मॉल डब्ल्यू हमने लिखा है दैट इज द वेट ऑफ द टेप पर मीटर, वेट ऑफ द टेप पर मीटर लेंथ पे कितना वेट ऑफ टेप है, और आपने डिस्टेंस कितनी मेजर करी है एल नोट, तो उसमें एक टोटल वेट कितना, क्योंकि जो आप यहाँ पे डब्ल्यू लिख रहे हो ना टोटल वेट ऑफ द टेप, ये सिर्फ इसी एल नोट के लिए लिखोगे, इससे ज़्यादा के लिए क्यों लिखोगे, करेक्शन तो इसी वैल्यू के लिए लगाना है। इतनी लेंथ पे कितना वेट है बस वो इसी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो वेट ऑफ द टेप पर मीटर, वेट ऑफ द टेप पर मीटर स्मॉल डब्ल्यू है, तो स्मॉल डब्ल्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखोगे, करेक्शन ड्यू टू सैग स्मॉल डब्ल्यू का स्क्वायर एल नोट क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 24 pm स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 24 pm स्क्वायर। ये आपके पास करेक्शन ड्यू टू सैग लग जाएगा। इसका जो यहाँ पर मेजर वैल्यू ज़्यादा आएगी, ट्रू वैल्यू कम है, इसलिए इसका नेचर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका जो नेचर है नेगेटिव नेचर है, इसका जो नेचर है वो कैसा आएगा, नेगेटिव नेचर आएगा, राइट। तो इसका जो नेचर आएगा वो आएगा आपका नेगेटिव नेचर का आएगा। अब ये कुछ करेक्शंस हमने डिस्कस करें, और भी करेक्शन एक दो डिस्कस बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, जितना हमने डिस्कस किया है 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, जितना भी हमने डिस्कशन किया है वो सारे हम एक तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है गेट के अंदर, 2007 के अंदर ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं 2007 के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल ही जाएगा, तो आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को। हमारा टॉपिक 1 है, 2007 में क्वेश्चन आया। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन क्या है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझिएगा कि इस तरीके से सोल्व होगा। द प्लान ऑफ मैप वाज फोटोकॉपीड, द प्लान ऑफ मैप वाज फोटोकॉपीड, the plan of map was photocopied to a reduced size, such that line originally 100 mm measure 90 mm, such that line originally 100 mm, measure 90 mm, full stop. The original scale of plan was 1:1000. Find the revised scale. Find the revised scale. This is the question. अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, गेट 2007 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में पहले तो आप डाटा समझिएगा, डाटा क्या गिवन है। अगर डाटा समझ आता है तो क्वेश्चन वेरी इजीली हमारा सोल्व हो जाएगा, नो इशू इन दैट। तो पहले आप डाटा को समझने की ट्राई कीजिएगा, थोड़ा डाटा क्या गिवन है ध्यान दो। द प्लान ऑफ अ मैप वाज फोटोकॉपीड टू अ रिड्यूस साइज। आपके पास कोई प्लान था और आपने उसको फोटोकॉपी कर दिया है, और फोटोकॉपी करके साइज इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, बोला है रिड्यूस, तो साइज रिड्यूस हुआ है। अगर आपका प्लान रिड्यूस हो गया, मैंने आपको क्या बोला था, ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशन आपका मैप श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ पर मेंशन है कि आपका जो प्लान है वो रिड्यूस हो गया, बट हमने फोटोकॉपी किया इस वजह से रिड्यूस हुआ है, तो उसमें जो डायमेंशंस है वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। द प्लान ऑफ अ मैप वाज फोटोकॉपी टू अ रिड्यूस साइज सच दैट लाइन ओरिजिनली 100 mm, जो ओरिजिनली लाइन 100 mm थी, नाउ मेजर 90 mm। अब कितनी मेजर कर रहे हो, 90 mm कर रहे हो। अब ये बताओ, देखो ये रेफरेंस काम कर रही है, देखो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि हमारा मैप श्रिंक हुआ है या एक्सटेंड हुआ है। ओरिजिनली लाइन या रेफरेंस लाइन 100 mm थी, अब कितनी मेजर कर रहे हो, 90 mm। पहले लाइन 100 mm थी, अब मेजर कर रहे हो 90 mm, तो इसका मतलब आपका मैप श्रिंक हुआ है, राइट। तो द ओरिजिनल स्केल ऑफ द प्लान 1:1000 RF में गिवन है। फाइंड द रिवाइज्ड स्केल। ये रिवाइज स्केल का मतलब क्या है, पूछ रहा है श्रिंक के स्केल बताओ, क्योंकि आपका मैप श्रिंक हुआ है, रिड्यूस हुआ है,
तो आपसे पूछा गया रिड्यूस स्केल बताओ, यानी श्रिंकेज स्केल बताओ, ये पूछा गया है। तो जब हम रिड्यूस सॉल्यूशन की अगर देखो बात करूं, वन लाइनर सॉल्यूशन है, आपको रिड्यूस्ड स्केल बताना है, आपको रिड्यूस्ड स्केल बताना है, या आप इसको बोल सकते हैं दूसरा नाम श्रंक स्केल, आपको श्रंक स्केल बताना है, या आप इसको बोल सकते हैं रिड्यूस्ड स्केल आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, आप क्या करते हो, श्रिंकेज फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हो ओरिजिनल स्केल से। यही बताया था फॉर्मूला, याद है आपको, देखो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि जब भी हमारे पास श्रिंकेज फैक्टर का केस आएगा, तो श्रिंकेज फैक्टर के केस में आप क्या करोगे, श्रिंकेज स्केल निकालने के लिए श्रिंकेज फैक्टर को ओरिजिनल स्केल से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो श्रिंकेज फैक्टर आपके पास है श्रिंक लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ, उसको मल्टीप्लाई कर देना ओरिजिनल स्केल से। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर श्रिंकेज फैक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना है ओरिजिनल स्केल से। ओरिजिनल स्केल तो क्वेश्चन में गिवन है 1:1000। बचा क्या, श्रिंकेज फैक्टर। ये श्रिंकेज फैक्टर कैसे निकालेंगे, अभी बताया था, श्रिंकेज लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। श्रिंकेज लेंथ कितनी है 90 mm, श्रिंकेज लेंथ कितनी है 90 mm है। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, श्रिंकेज लेंथ 90 mm है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 100 mm है, 100 mm है। तो ये देखो mm और नीचे भी mm है यहाँ पे। हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, गेट के जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप थोड़ा यूनिट पे ध्यान रखिएगा। तो यूनिट आगे पीछे कर देता वो अभी, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं और जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस लगाए हैं उसमें सब में यूनिट सेम देता है, 100 mm 90 mm। कई बारी क्या बोल देगा 10 सेंटीमीटर 90 mm, यूनिट चेंज करिए बस, मतलब तो वही निकल कर आता है। 10 सेंटीमीटर की जगह 100 mm बोलेंगे। तो थोड़ा सा यूनिट पे आपको ध्यान रखना है कि यूनिट क्या है वहाँ पे, राइट। तो 90 mm श्रिंक लेंथ हो गई, एक्चुअल लेंथ इसकी 100 mm होगी, तो 90/10 यहाँ पे, तो यानी 9/10 यानी 0.9 जो है एक तरीके से श्रिंकेज फैक्टर आपको मिल जाएगा 0.9। तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, तो आपको श्रिंकेज स्केल का आंसर मिल जाएगा। आपने बस वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप करोगे तो श्रिंकेज स्केल, दिस इज द श्रिंकेज स्केल, विल बी इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई 1:1000। अब ये जो आंसर आप दोगे ना, ये आरएफ की फॉर्म में देना, क्योंकि ऑप्शंस भी आरएफ की फॉर्म में पूछे गए। और आरएफ का मतलब रेशो, ऊपर 1 लिखना है, नीचे वैल्यूज आ जाएगी। तो ऊपर देखो 1 लिखा, नीचे वैल्यूज कैसे, देखो ये 1000 एज इट इज लिखा। अब क्या मैं इस 0.9 को इसके नीचे लिख सकता हूँ, मैथमेटिकली करेक्ट है, 0.9 को इसके नीचे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे बस इसको सोल्व कर दो, ये 0.9 है ना, तो 9/10 10 इधर आ जाएगा। तो इसको जब सोल्व करोगे देन यू विल गेट 1:1 कितना आएगा 1 4 1.11। दिस इज द रिवाइज्ड स्केल और यू कैन से रिड्यूस्ड स्केल। तो ये क्वेश्चन आपका है और इसमें जो है ऑप्शन बी आपका आ जाएगा 1:4 टाइम्स ऑफ 1.11। ये क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है, समझ आया क्वेश्चन कैसे करेंगे, राइट। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको अपने को सोल्व करना होगा, ऐसे हमें क्वेश्चन लगाना है। एक क्वेश्चन और है जो इससे रिलेटेड है। अच्छा एक मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है, ओरली क्वेश्चन आप सुनिएगा। द सर्वे कैरिड आउट टू डेलिनेट नेचुरल फीचर्स सच एज हिल्स, रिवर, फॉरेस्ट एंड मैन मेड फीचर्स सच एज टाउन, विलेज, बिल्डिंग, रोड, ट्रांसमिशन लाइन्स, कैनाल्स इज क्लासिफाइड एज। बताया था आपको, इन सब फीचर्स की इन्फॉर्मेशन जब आप निकालते हैं इसको क्या बोल देंगे, टोपोग्राफिकल सर्वे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोपोग्राफिकल सर्वे हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ है वो जो हमको डिस्कस करना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है, द प्लान ऑफ अ सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ, सेकंड क्वेश्चन ये है हमारे पास, द प्लान ऑफ अ सर्वे, सेकंड क्वेश्चन ये भी जो है आपको 2008 में आया हुआ है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। द प्लान ऑफ सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ, प्लॉटेड टू ए स्केल ऑफ, प्लॉटेड टू ए स्केल ऑफ 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, 10 मीटर to 1 centimeter is reduced in such a way, is reduced in such a way, is reduced in such a way that the line originally, that the line originally 10 centimeter long now measure 9 centimeter. Now measure 9 centimeter. The area of the reduced plan, the area of the reduced plan, the area of the reduced plan is measured as
is measured as 81 centimeter square. Is measured as 81 centimeter square. Find the actual area. Find the actual area of survey. Find the actual area of survey in मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर में आपको आंसर देना है. 2008 का एक क्वेश्चन है, 2008 का 2 मार्क्स क्वेश्चन है. 2008 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन पूछा गया. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा. प्लान ऑफ अ सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ. कोई प्लान आपने बनाया है, किसी सर्वे का आपने कहीं सर्वे किया हुआ है, उसका आपने प्लान बनाया है. और जो प्लान आपने बनाया है किस स्केल पे बनाया है, 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर वाले स्केल पे बनाया है. दिस इज द स्केल जिसके ऊपर आपने प्लान को बनाया है. द प्लान ऑफ अ सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ दिस, दैट मीन्स ये आपका एक ओरिजिनल प्लान हो जाएगा. इज रिड्यूस्ड इन सच अ वे. अब ये प्लान रिड्यूस हो गया है. अगर ये प्लान रिड्यूस हुआ तो इसका मतलब श्रिंकेज स्केल यूज करने वाले हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि प्लान रिड्यूस हुआ है. अभी बताया आपको. तो जब भी प्लान रिड्यूस होगा तो श्रिंकेज यूज करेंगे. अगर एक्सटेंड होगा एक्सटेंडेड स्केल यूज करेंगे. तो पहले देख लेते हैं. इज रिड्यूस्ड इन सच अ वे, लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, नाउ मेजर 9 सेंटीमीटर. यहां से भी आइडिया लग गया कि हमारा प्लान क्या हुआ है, श्रंक हो गया है. तो ओरिजिनली लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, नाउ वी आर मेजरिंग 9 सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ द रिड्यूस्ड प्लान इज मेजर्ड एज दिस. तो जो प्लान रिड्यूस हुआ है उसका एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है. एक्चुअल एरिया बताना है सर्वे का, ये क्वेश्चन पूछा गया. अब देखो क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन की अगर मैं इसकी बात करूं, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके पास एक प्लान है, ये प्लान रिड्यूस हुआ है. इस प्लान पे आपने कोई एरिया मेजर किया है. ये जो एरिया है वो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आप मेजर करो, बट ये रिड्यूस प्लान है. ये प्लान आपका रिड्यूस है क्योंकि प्लान रिड्यूस हो गया है. और इस रिड्यूस्ड प्लान पे आप एक एरिया मेजर कर रहे हैं, दैट एरिया कम्स आउट टू बी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये बोला गया है क्वेश्चन में. आप एक रिड्यूस्ड प्लान पे एरिया मेजर कर रहे हैं. द एरिया ऑफ द रिड्यूस्ड प्लान, अच्छा रिड्यूस्ड प्लान का गिवन है, सॉरी ये टोटल एरिया गिवन है रिड्यूस्ड प्लान का. तो ये टोटल एरिया गिवन है रिड्यूस्ड प्लान का, तो इसको हटाओ. ये प्लान रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस्ड प्लान है. तो इफ इट इज द रिड्यूस्ड प्लान, इफ इट इज रिड्यूस्ड प्लान एंड द एरिया ऑफ दिस रिड्यूस्ड प्लान, एंड द एरिया ऑफ दिस रिड्यूस्ड प्लान, इसका जो एरिया है वो गिवन है. तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ टोटल एरिया. मैं यहीं पे लिख देता हूँ द एरिया इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन ये रिड्यूस्ड प्लान का एरिया है. ये जो एरिया है ये रिड्यूस्ड प्लान का एरिया है. दिस इज द रिड्यूस्ड प्लान एरिया. तो ये रिड्यूस्ड प्लान का एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपसे पूछा गया है एक्चुअल एरिया बताना है, लेकिन किसका, सर्वे का. एक्चुअल एरिया पूछा गया किसका, सर्वे का. सर्वे कहाँ, जहाँ आपने ग्राउंड पे किया. देखो प्लान ऑफ अ सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ दिस, तो आपने ग्राउंड पे जो काम किया है उसका एक्चुअल एरिया आपसे पूछा गया है. और ओरिजिनल स्केल आपके पास ये था. तो आपके पास जैसे मान लो मैं यहाँ पर बताऊँ, आपके पास मान लो ओरिजिनल जो प्लान है वो कुछ ऐसा है. मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्लान समथिंग लाइक दैट. ओरिजिनल प्लान मान लो ऐसा है, समथिंग लाइक दैट. ये ओरिजिनल प्लान था और ये प्लान क्या हो गया, छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया. रिड्यूस होने के बाद आपको ये वाला प्लान मिला, दिस इज द रिड्यूस प्लान. यही तो बात कर रहा है क्वेश्चन कि जो प्लान आपके पास था, प्लान ऑफ सर्वे प्लॉटेड टू अ स्केल ऑफ, ये जो ओरिजिनल प्लान था ये आपने बनाया था स्केल पे 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर. तो ये जो ओरिजिनल प्लान आपने बनाया था ये स्केल क्या यूज किया था, 1 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर, यानी 1:1000. इस स्केल पे आपने काम किया था. ओरिजिनल प्लान, ये डॉटेड लाइन वाला जो प्लान है वो ओरिजिनल प्लान है. अब वो छोटा हो गया है, सभी जगह से छोटा हो गया. तो रिड्यूस्ड प्लान जो है उसका एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो आपको एक्चुअल एरिया बताना है, लेकिन मीटर स्केल में बताना है. ये पूछा गया है मीटर स्केल में बताना है, एक्चुअल एरिया बताना है. तो अब ये बताओगे कैसे, कैसे बताओगे जरा ध्यान दो. क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको बताई, आपका प्लान श्रिंक हो गया है. जब श्रिंक हो गया तो श्रिंकेज स्केल यूज किया जाएगा. तो श्रिंकेज स्केल निकालेंगे पहले. तो आप श्रिंकेज स्केल निकालो. और श्रिंकेज स्केल कैसे निकालते हैं, श्रिंकेज फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल स्केल से. श्रिंकेज फैक्टर कैसे निकालोगे, मेंशन है 10 सेंटीमीटर ओरिजिनली, नाउ मेजर 9 सेंटीमीटर. तो श्रिंकेज फैक्टर कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. श्रंक लेंथ का मतलब जो वैल्यू अभी मेजर कर रहे हो. तो मेजर्ड लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई ओरिजिनल स्केल. ओरिजिनल स्केल कौन सा है, 1:1000. तो जब आप यहाँ पे इसको सोल्व करोगे देन यू विल गेट सेम आंसर 1:1111.11. ये आपके पास श्रिंकेज स्केल आ जाएगा. दिस इज द श्रिंकेज स्केल. ऐसे बताया था आपको, श्रिंकेज स्केल ऐसे निकालना है. अब ध्यान दो, आपसे ये नहीं पूछा श्रिंकेज स्केल बताओ, ये तो पहले क्वेश्चन में पूछा था. इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक्चुअल एरिया बताओ क्या है. आपने बस श्रिंकेज स्केल निकाला है. आपने क्या निकाला है, श्रिंकेज स्केल. श्रिंकेज स्केल का सिग्निफिकेंस क्या है, श्रिंकेज स्केल का सिग्निफिकेंस क्या, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा. श्रिंकेज स्केल का सिग्निफिकेंस क्या होता है यहाँ पे समझिएगा.
यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ओरिजिनल स्केल ये है 1 सेंटीमीटर 10 मीटर, ओरिजिनल स्केल है ये आपका 1 सेंटीमीटर 10 मीटर, दिस इज द ओरिजिनल स्केल। अगर 1 सेंटीमीटर ग्राउंड पे 10 मीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो ग्राउंड पे क्या वो 100 मीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, बात सही है। अगर आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करते हो तो ग्राउंड पे वो 1000 मीटर क्यूब को रिप्रेजेंट कर देगा। ये लेकिन ओरिजिनल स्केल आपका, बात समझ आ रही है, ये ओरिजिनल स्केल था। अब आप जो मेजर कर रहे हो ना एरिया, वो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर मेजर कर रहे हो। तो अगर आप 81 सेंटीमीटर स्क्वायर मेजर कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि सर ये देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 81 100 मीटर स्क्वायर, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। रीजन भी क्योंकि ये जो एरिया मेजर किया जा रहा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक्चुअल एरिया नहीं है, ये तो रिड्यूस प्लान का एरिया है। ये जो आपने मेजर किया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिड्यूस प्लान का एरिया है, आपको एक्चुअल प्लान का एरिया पूछा गया है यहाँ पे। तो जब आपके पास रिड्यूस प्लान है, इसका एरिया आपके पास निकालना है आपको कि इसका एरिया कितना आएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर में, तो आपको स्केल भी रिड्यूस यूज करना पड़ेगा, श्रिंक स्केल यूज करना पड़ेगा। तो मैं वो वाला स्केल यूज करने वाला हूँ। तो स्केल इज दिस 1:111.11। इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो इसको यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर लिख दो, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1111.11 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो ये लिखा जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 11.1111 मीटर। तो नाउ दिस इज द स्केल कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 11.1111 मीटर के इक्वल है। तो ये लिखा जा सकता है यहाँ पे, तो हम इसको बोल देंगे 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे 11.1111 मीटर के इक्वल है, 11.1111 मीटर के इक्वल है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा? 11.1111 का स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर विल बी दिस वैल्यू। और यहाँ पर एरिया कितना मेजर कर रहे हो? 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर मेजर कर रहे हो, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा? 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई 11.1111 का स्क्वेयर। तो इसको सोल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर आपके पास रहेगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट द आंसर इन मीटर स्क्वेयर। बात समझ आ रही है? इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना आंसर आ रहा है इसको सोल्व करके? 81 मल्टीप्लाई 11 करना है अपने को। 81 मल्टीप्लाई 11 अपने को करना है। 81 मल्टीप्लाई 11.11। तो ये अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास आपको आंसर मिल रहा है। जब इसको सोल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली तो 10,000 के आसपास आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 9999.8 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेटली 10,000, आप ऑप्शन में जो है 10,000 लिखा गया है, तो 10,000 मीटर्स के आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच होगा, सिंपल क्वेश्चन है। आगे सब क्वेश्चन समझ आ गया किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे? तो ये वाले जो क्वेश्चन है श्रिंक स्केल वाले, ये ऐसे अप्रोच लगाए जाएंगे। श्रिंक स्केल की यही प्रॉब्लम है, बस ऐसी आती हैं प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर जो है स्केल को रिड्यूस कर देगा या एनलार्ज कर देगा, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब बात करते हैं करेक्शन की। करेक्शन किस तरीके से लगाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आया हुआ 2019 के अंदर और 2 मार्क्स क्वेश्चन है भी, वो भी देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, ये हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी आपका जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कंपास सर्वे। क्वेश्चन जो आया हुआ वो ये है, द सर्वे लाइन वाज मेजर्ड टू बी 285.5 मीटर। क्वेश्चन इज दिस, द सर्वे लाइन was measured to be 285.5 meter, 285.5 meter with the tape having nominal length of 30 meter, nominal length of 30 meter. On
checking the true length of the tape, the true length of the tape, the true length of the tape, on checking the true length of the tape was found to be 0.05 meter, 0.05 meter too short, 0.05 meter too short, full stop. If the line lay on a slope of 1 in 10, the reduced length ब्रैकेट में लिखा गया है, हॉरिजॉन्टल लेंथ पूछी जा रही है, द रिड्यूस्ड लेंथ ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द लाइन for plotting of survey work would be this is the question asked in 2019 2 marks, 2019 2 marks क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक सर्वे लाइन है और आप सर्वे लाइन को मेजर कर रहे हैं 285.5 मीटर, दिस द मेजर लेंथ, ये आपने मेजर किया है विद अ टेप हैविंग नॉमिनल लेंथ। अब ध्यान दीजिएगा, ये नॉमिनल लेंथ दे दिया और मैंने आपको क्या बोला था, स्टैंडर्ड लेंथ, नॉमिनल लेंथ मेंशन करेगा, तो ये नॉमिनल लेंथ है 30 मीटर। ऑन चेकिंग करने से पता लगा द ट्रू लेंथ ऑफ द टेप वाज फाउंड टू बी 0.05 मीटर टू शॉर्ट। चेक करने से पता लगा कि आपकी जो लेंथ थी 30 मीटर की, वो 30 मीटर नहीं थी, वो लेंथ 0.05 मीटर टू शॉर्ट थी, मतलब 29.95 मीटर थी, टू शॉर्ट थी। चेकिंग करने से पता लगा, यानी रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन से काम किया था आपने, और जब रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन से काम किया था तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आपने मेजर की थी गलत मेजर की थी आपने, क्योंकि आप रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन से काम कर रहे थे। इफ द लाइन ले ऑन अ स्लोप ऑफ 1 in 10, देखो लाइन इस स्लोप पे एग्जिस्ट कर रही है, इफ द लाइन ले ऑन अ स्लोप ऑफ 1 in 10 द रिड्यूस्ड लेंथ या हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द लाइन फॉर प्लॉटिंग द सर्वे वर्क वुड बी। रिड्यूस्ड लेंथ क्या होगी, इसके ऑप्शंस भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मैं ऑप्शंस की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोला गया कि आपके पास आपने एक लाइन मेजर करी है, सर्वे लाइन को मेजर किया आपने 285.5 मीटर, 30 मीटर नॉमिनल लेंथ थी, बट जो चेन आपके पास थी, जो टेप आपके पास थी उसमें एरर था, वो 0.05 मीटर टू शॉर्ट थी। और ये जो लाइन आपने मेजर करी है ना, ये एक स्लोपिंग सरफेस पे गिवन है, और स्लोपिंग सरफेस का स्लोप कितना है, 1 in 10 है। दैट मीन्स अगर मैं इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाऊं, द डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस, कि जो आपके पास सरफेस है वो कुछ ऐसा है, ये सरफेस है, इस सरफेस के लोग आपने डिस्टेंस मेजर किया है, और ये 1 in 10 की फॉर्म में स्लोप गिवन है, दिस स्लोप गिवन इज 1 in 10, और आपने जो लेंथ मेजर किया है वो यहाँ से यहाँ तक की है। तो दिस पॉइंट लेट अस सपोज पॉइंट ए, और दिस पॉइंट लेट अस सपोज पॉइंट बी, और आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी की डिस्टेंस मेजर की है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी की डिस्टेंस आपने कितनी मेजर की, 285.5 मीटर, ये आपने डिस्टेंस मेजर किया है। तो आपने डिस्टेंस मेजर किया है, और ये स्लोप के ऊपर किया द रिड्यूस लेंथ ऑफ द लाइन फॉर प्लॉटिंग ऑफ सर्वे वर्क। तो आपसे क्या बोला गया, आपसे ये पूछ रहा है कि जरा हमें इसका आंसर दे दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी निकल कर आएगी, ये लेंथ आपसे पूछी गई है। देखो मेजरमेंट्स तो करवा रहा है, इससे पहले भी मेजरमेंट्स करवा रहा था, तो सर्वेइंग इज ऑल अबाउट मेजरमेंट्स, तो ये मेजरमेंट्स आपको करनी है। क्लियर पॉइंट। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप इंक्लाइंड लेंथ पे मेजरमेंट कर रहे हो तो करेक्शन लगाओगे, अगर आपकी चेन में एरर है तो करेक्शन लगाओगे। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को क्लब कर दिया है, टेप में भी एरर दे दिया है और इंक्लाइंड प्लेन पे भी मेजर कर रहे हो। जब इंक्लाइंड प्लेन पे मेजर करोगे तो स्लोप करेक्शन लगाओगे, और टेप की लेंथ में एरर है तो स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन आप लगाओगे। तो दो करेक्शन आप यहाँ पे लगाने वाले हो, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, आप आंसर बताइएगा कि अगर यहाँ पे सिंबल्स यूज कर लेते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, तो कुछ सिंबल्स हमको यूज करने होंगे। दैट सिंबल विल बी लाइक कैपिटल एल, स्मॉल एल, ये कुछ हमारे सिंबल रहेंगे, राइट। तो देखो कैपिटल एल की जब हम बात करेंगे, कैपिटल एल हमने किसको बोला था, देयर इज अ नॉमिनल लेंथ ऑफ द चेन, नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप। स्मॉल एल, उस नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप से जो डिस्टेंस मेजर होगी वो एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू होगी ग्राउंड पे डिस्टेंस मेजरमेंट की,
अगर उस लेंथ में एरर है, टेप की लेंथ में अगर एरर है वो एल डैश है, उस एरर वाली लेंथ से जो डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो स्मॉल एल डैश है। ये हम बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन में जो है वो कुछ ऐसा ही गिवन है कि आपके पास जो कैपिटल एल है, नॉमिनल लेंथ है, वो कितनी गिवन है 30 मीटर, और इस लेंथ में एरर है, और एरर कितना है, आपकी जो लेंथ चेन की वो 0.05 मीटर टू शॉर्ट हो गई है। इसका मतलब लेंथ जो मिलेगी 30 माइनस का 0.05 मिलेगी, दैट आंसर इज 29.95 मीटर। तो आप इस वाली चेन से काम कर रहे थे, और इस वाली चेन से रॉन्ग वैल्यू से, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन से आप काम कर रहे थे टेप से, और यहाँ से आपने इतना डिस्टेंस मेजर किया है 285.5 मीटर। तो क्या ये वैल्यू ट्रू वैल्यू होगी, क्या ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होगी? नहीं, इसमें एरर है। तो इसका मतलब है स्मॉल एल डैश लिखा जाएगा, और स्मॉल एल डैश इज 285.5 मीटर। और ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया है ना, द ट्रू वैल्यू ऑफ द ए बी लेंथ, द ट्रू वैल्यू ऑफ द ए बी, और यू कैन से ट्रू वैल्यू जो मेजर कर रहे हो, ट्रू वैल्यू ऑन द ग्राउंड दिस वैल्यू, तो आप तब उसको ट्रू बोलोगे अगर मेंशन है। बट अगर मेंशन नहीं है तो इट मीन्स जैसे स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? तो यहाँ पर आपने ये चीज़ बताई है 285.5 मीटर, 285.5 मीटर, ये एल डैश आया है, एल डैश 285.5 मीटर है। और यहाँ पर जब हम बात करेंगे इसकी स्मॉल एल हमें यहाँ पे निकालनी है, तो स्मॉल एल की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जो आप ये वैल्यू मेजर कर रहे हो इसमें एरर है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, ये करेक्शन लगा दो, करेक्शन इनटू स्टैंडर्डाइजेशन। तो जब करेक्शन इनटू स्टैंडर्डाइजेशन लगाओगे तो फॉर्मूला लगाओ ट्रू इंटू ट्रू, रॉन्ग इंटू रॉन्ग। ट्रू क्या है कैपिटल एल, और क्या है स्मॉल एल, रॉन्ग कैपिटल एल डैश, और ये रॉन्ग। तो यहाँ से क्या निकाल दो, स्मॉल एल की वैल्यू निकाल दो। एल डैश कितना है 29.95 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 285.5। इसको ज़रा सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेटर हमारे पास है, 29.95 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 285.5, तो इट इज़ 285.0241, 285.0241 ये वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ रही है। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। बट ये एक्चुअल वैल्यू किस पे, ध्यान दीजिएगा, अभी ये फाइनल आंसर नहीं आया। रीजन बिंग क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू अपने इंक्लाइंड सरफेस पे निकाली है, ये वैल्यू अपने इंक्लाइंड सरफेस पे बताई है कि इंक्लाइंड सरफेस पे जो मैं ये वाली लेंथ यूज कर रहा था उसकी वजह से ये वाली मेजरमेंट आ रही है। अगर मैं एक्चुअल यूज करता तो मुझे ये वाली वैल्यू मिलती। बात समझ आ रही है? तो ये हमने इंक्लाइंड सरफेस पे निकाली। पूछ कौन सी वैल्यू रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पूछ रहा है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर स्लोप 1n की फॉर्म में गिवन होगा तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, l/2n²। तो l आप निकाल चुके हो, तो आप अच्छा वो करेक्शन का फॉर्मूला बताया था, तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप लगा दो। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप जब आप लगाओगे l/2n², l जो मेजर वैल्यू है। अब आप बोलोगे सर मेजर वैल्यू तो ये ले रहे हैं, लेकिन हमने इसको करेक्ट कर दिया ना, पहले 2 करेक्शन लगाने थे, मैं एक करेक्शन लगा चुका हूँ, इसको करेक्ट कर दिया। अब जो करेक्ट करने के बाद ये वाली वैल्यू आई, मैं इसी को बोल देता हूँ ये मेरी मेजर वैल्यू है। तो l/2n² 285.0241 डिवाइडेड बाई 2n², n की वैल्यू कितनी है 10 है। l/2n² आपने करेक्शन लगाया। तो जब हम इसको सोल्व करें l डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई n² यानी 100, तो 1.4251 ये करेक्शन आया है। दिस इज द करेक्शन, ये करेक्शन निकाला आपने ड्यू टू द स्लोप। अब ध्यान दो करेक्शन ड्यू टू स्लोप का नेचर क्या होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस करेक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। करेक्शन ड्यू टू स्लोप हमेशा क्या लगेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा मिलेगी, मेजर वैल्यू ज़्यादा है, आपको ट्रू वैल्यू बतानी है। तो मेजर वैल्यू से ट्रू वैल्यू तक जाने के लिए कुछ चीज़ माइनस करने पड़ रही है, तो यहाँ पर करेक्शन का नेचर क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। तो दिस इज नेगेटिव नेचर, ये करेक्शन ड्यू टू स्लोप आया नेगेटिव। करेक्शन ड्यू टू स्लोप नेगेटिव नेचर का होता है। अभी ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं वेरी इजली। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेंथ बोल दो, या ट्रू वैल्यू नहीं बोलना तो हॉरिजॉन्टल लेंथ बोल दो। तो बताओ अब हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी निकल कर आएगी। तो यहाँ से इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दो, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास मेजर थी, कौन सी, ये वाली आपने जो निकाली है करेक्शन के बाद, उसमें से ये वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल लेंथ आपको मिल जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ जो आपको मिलेगी 285.0241 माइनस 1.4251। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, अगर हम इसको सोल्व करें यहाँ पे, तो माइनस तो ये आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 283.59 283.5989 5989 जो है इस तरीके से आंसर आ रहा है
283.5989। तो यहाँ पर ऑप्शन में 283 पॉइंट, देखो ऑप्शन भी पास पास दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 283.6, सेकंड ऑप्शन गिवन है 284.5। मैं पहले आंसर लिख देता हूँ, 283.598 हमारा आंसर आ रहा है। 283.598 हमारा आंसर आ रहा है। दिस मीटर, ये हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए जो गिवन है 283.6, ऑप्शन बी गिवन है 284.5, ऑप्शन सी जो गिवन है 285, ऑप्शन डी जो गिवन है 285.6। ये ऑप्शंस गिवन है, तो पास पास ही ऑप्शन है 285.6। तो आप कौन सा आंसर दोगे यहाँ पे? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा बताओ? यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 283.6 एज पर द ऑप्शन, तो 283.6 आएगा। अगर यहाँ पर 283.6, अच्छा तो सेम ही हो जाएगा फिर 284, ठीक है। तो एज पर द ऑप्शन जो है हमारा आंसर जो आ रहा है वो 283.6 जो है एक तरीके से आंसर आएगा। तो पास पास ही है, तो ठीक है, आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? दो करेक्शन लगाने, किस तरीके से लगाने वो चीज़ समझ आई। तो ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, इस तरीके से आपको करेक्शन लगाने। तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बस वो कॉन्सेप्ट बताए हैं जो गेट में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और आए हुए हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको PDF की फॉर्म में दूंगा। आपको जो है PDF मिल जाएगा, ग्रुप में मैं सेंड करता रहूँगा, टेलीग्राम के ग्रुप में भी, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी। तो आप ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और उस पर हम PDF सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। और बेटर यही रहता है आप पहले इसको समझो अच्छे से, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा अगर, तो आप इसको पहले समझो, जो मैंने आपको बताया, दोबारा देखो लेक्चर, समझो चीज़ों को, एक एक चीज़ को समझो। रफली पहले नोट बनाओ, रफली चीज़ें समझते जाओ, ठीक है इसमें ऐसे कर रहे हैं, इसमें ये चीज़ हो रही है, ये कब करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। जब एक बारी आपकी चीज़ें समझ आ जाएंगी, फिर क्वेश्चन सोल्व कराएं वो क्वेश्चन कर लो। जब क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, अच्छा ऐसे क्वेश्चन लग रहे हैं, टॉपिक समझ आ जाएगा। जब टॉपिक समझ आ जाएगा ना, तब अपने नोट्स बनाओ। एकदम से नोट्स मत बनाना, फिर समझ नहीं आती हैं चीज़ें। तो नोट्स तभी बनेंगे जब आप क्वेश्चंस वगैरह लगाओगे। तो ये क्वेश्चंस वगैरह लगाओ, पहले ये समझो, क्वेश्चन लगाओ, सारी चीज़ें समझने के बाद क्वेश्चन लग जाएंगे, उसके बाद आप नोट्स बनाओ। वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो आपके माइंड में छप जाते हैं जब आप लिखते हो। पहली बार लिखोगे ना तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो, और जब कॉपी पेस्ट करते हो तो माइंड में कुछ छपता नहीं है। इसलिए माइंड में वही चीज़ छपेगी जब आप बिना देखे लिखोगे, और बिना देखे तभी लिखोगे जब आप ये चीज़ें पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस यही था। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंपास सर्विंग के लिए। ओके।